क्या होगा अगर एक साधारण जॉब चेंज आपकी पूरी किस्मत बदल दे? क्या होगा अगर नई नौकरी के साथ जाग उठे एक प्रलयकारी शक्ति? स्वागत है जॉब शिफ्ट राइज ऑफ द प्रलय सर्पेंट की दुनिया में, जहां फैंटेसी और साइंस फिक्शन मिलकर रचते हैं एक ऐसा ब्रह्मांड जो कल्पना से भी परे है। एक आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ, लेकिन एक अनजाने जॉब शिफ्ट के बाद उसकी जिंदगी जुड़ जाती है एक रहस्यमयी सिस्टम से, और उसी पल जाग उठता है ड्रैगन प्रलय सर्प, एक प्राचीन विनाशकारी हरा ड्रैगन जिसकी शक्ति पूरी दुनिया को मिटा सकती है। लेकिन ये सिर्फ विनाश की कहानी नहीं है, ये है विकास, शक्ति और भाग्य के टकराव की कहानी। हर मिशन के साथ उसके स्टैट्स बढ़ते हैं, नई स्किल्स अनलॉक होती हैं, हिडन पावर्स सामने आती हैं। उसके साथ खड़ी है एक शक्तिशाली और निडर महिला योद्धा, सिर्फ साथी नहीं बल्कि उसकी बराबरी की ताकत। दोनों मिलकर उतरते हैं एक ऐसी जंग में जहां हाई वोल्टेज एंशिएंट पावर्स और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टकराते हैं। हाई वोल्टेज हाई टेक बैटल सूट्स और सिस्टम एबिलिटीज का विस्फोट होता है। हाई वोल्टेज हिडन डायमेंशंस और अननोन एनिमीज सामने आते हैं। हाई वोल्टेज हर एपिसोड के साथ शक्ति का स्तर कई गुना बढ़ता है। जैसे जैसे प्रलय सर्प जागता है, वैसे वैसे नायक के अंदर भी जागती है एक नई महत्वाकांक्षा। क्या ये शक्ति दुनिया को बचाएगी या खुद दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी? ये कहानी है पावर, डेस्टिनी और अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन की। ये कहानी है एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की। अगर आपको पसंद है फायर सिस्टम बेस्ड एवोल्यूशन, फायर एपिक ड्रैगन्स, फायर साइफाई जोर फैंटेसी यूनिवर्स, फायर पावर ग्रोथ जर्नी, फायर सिनेमैटिक बैटल्स, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। स्पीच बलून अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपके कमेंट्स हमें और भी ज़्यादा मोटिवेटेड करते हैं। थम्स अप का चिन्ह, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। हेडफोन, बहुत जल्द हम इस सीरीज़ की सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑडियो सीरीज़ भी अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस महायात्रा का हिस्सा बनिए। स्वागत है फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां नहीं बनती बल्कि लेजेंड्स जागते हैं। ड्रैगन 1, अध्याय 91, एक बनाम 4। रुद्रप्रताप की करारी हार के बाद शेष 3 विजेताओं के चेहरे भी थोड़े फीके पड़ गए थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी नज़रों में एक ही सवाल था, अब कौन जाएगा? क्या वे वास्तव में इतने जिद्दी थे या बस अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे थे? उनके दिलों में जो डर था वह छिपा नहीं था। नन्ही नागिन नव्या के पहले हमले को ही ले लीजिए, उनमें से कोई भी उसकी गति के प्रक्षेपवक्र ट्रेजेक्टरी को पकड़ तक नहीं पाया था। वह बहुत तेज थी, उसका चपलता गुण एजिलिटी निश्चित रूप से 7वें आसमान पर था। इसके अलावा भारी कवच पहने और रक्षात्मक कौशल सक्रिय किए हुए रुद्रप्रताप को मात्र 2 प्रहारों में बेहोश कर देना ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उस छोटी सी नागिन की शक्ति, स्ट्रेंथ अविश्वसनीय थी। और सबसे डरावनी बात, उसने अभी तक किसी विशेष कौशल का उपयोग नहीं किया था। एक पल के लिए जब तीनों ने एक दूसरे को देखा तो उन्हें बहुत अजीब महसूस हुआ। कुलपतियों का विश्लेषण, वास्तव में केवल नए छात्र ही स्तब्ध नहीं थे, मुख्य मंच पर बैठे कुलपतियों और आचार्यों के भी होश उड़े हुए थे। हालांकि वे मानसिक रूप से तैयार थे कि वह छोटी नागिन असामान्य है, लेकिन किसने सोचा था कि वह इतनी आसानी से एक प्रांतीय विजेता का काम तमाम कर देगी, बिना किसी जादू के, केवल शुद्ध शक्ति और गति का तांडव। मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो इस छोटी नागिन की चपलता अभी लगभग 100 के आसपास होनी चाहिए। युद्ध महाविद्यालय वॉ कॉलेज के कुलपति हेमंत, जिनकी नज़रें बाज जैसी तेज थीं, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, शक्ति भी उसी स्तर पर है। जादू अकादमी के कुलपति चंद्रकांत ने सहमति में सिर हिलाया। रुद्रप्रताप ने जो कवच पहना था वह कम से कम प्लेटिनम 9 सितारा था, फिर भी इस नन्ही नागिन ने उसके हेलमेट को चकनाचूर कर दिया। यह अविश्वसनीय है। सच कहूं तो अब इस प्रतियोगिता को जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पशु अकादमी के कुलपति देवराज ने कहा। उन्हें पशु जीवों की शक्ति की गहरी समझ थी। विक्रमादित्य, वरुण और आर्यन इस नागिन के सामने टिक नहीं पाएंगे। प्रतियोगिता जारी रखना केवल समय की बर्बादी है। देवराज वास्तव में रुद्रांश को अपनी अकादमी में भर्ती करने के लिए उतावले थे। एक पशु स्वामी के रूप में रुद्रांश के उनकी अकादमी चुनने की प्रबल संभावना थी। देवराज, तुम्हारा क्या मतलब है? चंद्रकांत ने पूछा। रुद्रांश के मैच को यहीं समाप्त घोषित करो और उन 3 विजेताओं की इज्जत बचा लो, देवराज ने सुझाव दिया। लेकिन कुलपति हेमंत ने तटस्थ भाव से कहा, मैं भी चाहता हूं कि मैच जल्दी खत्म हो, लेकिन अब विक्रमादित्य और अन्य लोग धर्म संकट में फंस गए हैं। उन्हें लड़ना ही होगा। मैदान छोड़कर भागने से बेहतर है कि वे हारकर वापस आएं। कई आचार्यों ने भी इस बात पर सहमति जताई। तो फिर मूल्यांकन जारी रहेगा। रुद्रांश की चुनौती, सब साथ आओ। अखाड़े में रेफरी ने रुद्रांश की जीत की घोषणा कर दी थी और चिकित्सा दल बेहोश रुद्रप्रताप को ले जा रहा था। इस बार चिकित्सा दल की आंखों में रुद्रांश के लिए कृतज्ञता थी, क्योंकि रुद्रप्रताप केवल बेहोश हुआ था।
रुद्रांश के आदेश पर नव्या ने जानबूझकर हाथ हल्का रखा था। रुद्रांश अखाड़े से नीचे नहीं उतरा। वह जानता था कि अभी कुछ और शहजादे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उसने बिना किसी संकोच के मुड़कर नीचे खड़े विजेताओं की ओर देखा जो आपस में फुसफुसा रहे थे। ठीक है, मुझे पता है कि तुम लोग भी मुझे चुनौती देना चाहते हो, रुद्रांश की भारी आवाज़ गूंजी। दिखावा बंद करो और सीधे मंच पर आ जाओ। मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे तुम एक एक करके आओ या सब साथ मिलकर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, हजारों छात्रों की नज़रें विक्रमादित्य, वरुण और आर्यन पर टिक गईं। तीनों ने सिया की ओर देखा। सिया, क्या तुम सच में नहीं आ रही हो? सिया ने अपना मुंह बनाया और सिर हिला दिया। नहीं जा रही, नहीं जा रही। क्या मैं वहां अपने क्रेडिट दान करने जाऊं? लेकिन अगर तुम नहीं गई तो लोग तुम पर हंसेंगे। उन्हें हंसने दो, जो मुझ पर हंसेगा मैं उसे पीट दूंगी। सिया ने तेवर दिखाते हुए कहा। विक्रमादित्य और बाकी दोनों सन्न रह गए। धिक्कार है, वे एक और व्यक्ति को अपनी हार में भागीदार नहीं बना पा रहे थे। विक्रमादित्य ने आर्यन की ओर देखा, आर्यन ने वरुण की ओर और वरुण ने वापस विक्रमादित्य की ओर। तीनों की आंखों में एक मूक सहमति बनी। ठीक है, तुमने ही यह कहा था, हम तीनों साथ आएंगे, विक्रमादित्य ने जोर से चिल्लाकर कहा। बाद में हमें यह मत कहना कि हमने संख्या के बल पर तुम्हें दबाया। वरुण ने भी रुद्रांश को घूरते हुए कहा। अगर तुम हार गए तो यह मत कहना कि यह अन्याय था। आर्यन की दहाड़ और भी तेज थी। रुद्रांश ने बेरुखी से सिर हिलाया, फिर अपनी हथेली फैलाई और उंगलियों को मोड़ते हुए इशारा किया। चिंता मत करो, बस आ जाओ। इससे मेरा समय भी बचेगा। ची, बस आ जाओ, नव्या ने अपने स्वामी के शब्दों को दोहराया। वह अभी तक तृप्त नहीं हुई थी, उसे और शिकार चाहिए थे। सिया का बलिदान। रेफरी भी रुद्रांश के साहस को देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। और इस तरह सबकी हैरान नजरों के बीच विक्रमादित्य, वरुण और आर्यन अखाड़े में दाखिल हुए। अरे, सिया क्यों नहीं जा रही? जल्द ही छात्रों ने गौर किया कि वह यांत्रिक प्रतिभा वाली लड़की अपने विशाल रोबोट मेकअप के साथ मंच पर नहीं थी। रेफरी ने भी सिया की ओर देखा। बेचारी सिया का छोटा सा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह सबके सामने ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि वह डर गई है, लेकिन लोगों की नज़रें बहुत चुभने वाली थीं। विक्रमादित्य, वरुण और आर्यन ने एक दूसरे को देखा और एक शरारत भरी योजना बनाई। वे सिया को अकेले सुरक्षित नहीं रहने देना चाहते थे। विक्रमादित्य ने गंभीर चेहरा बनाकर जोर से कहा, सिया, मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि रुद्रांश तुम्हारे लायक नहीं है और उसके साथ लड़ना तुम्हारी अमीरी और रुतबे को कम कर देगा। पूरा मैदान दंग रह गया। क्या इस स्थिति में भी सिया रुद्रांश को नीचा दिखा रही थी? रुद्रांश भी हैरान था और नव्या तो गुस्से से लाल हो गई। ची, वह अखाड़े के किनारे तक दौड़कर आए और सिया पर चिल्लाने लगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। विक्रमादित्य की बकवास मत सुनो। सिया ने घबराकर अपनी सफाई दी। ठीक है सिया, रुद्रांश की इज्जत बचाने की जरूरत नहीं है। जल्दी ऊपर आओ, इसे सबक सिखाने का यह अच्छा मौका है। वरुण ने भी आग में घी डाला। सही कहा सिया, तुमने तो मुझसे ये भी कहा था कि रुद्र प्रताप बहुत कमजोर था, इसलिए वह उस नागिन से हार गया। अगर तुम होती तो तुम्हारा अजेय रोबोट उस नागिन के टुकड़े टुकड़े कर देता। आर्यन ने झूठ का पुलिंदा बांध दिया। तुम लोग। सिया का सुंदर चेहरा गुस्से और लाचारी से लाल हो गया। उसने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। सिया, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी शक्तिशाली हो तो जल्दी मंच पर आओ। बिल्कुल, ऊपर आओ, हमें अपनी ताकत दिखाओ। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि उस अजेय रोबोट और छोटी नागिन में से कौन ज्यादा ताकतवर है। आसपास के छात्र भी अब मजा लेने लगे थे। अंततः रेफरी ने भी सिया का नाम पुकारा। तो फिर ऊपर आ जाओ सिया, 4 बनाम 1 में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। विक्रमादित्य, वरुण और आर्यन तीनों धोखेबाजों ने एक साथ सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ। मजबूर होकर सिया एक चिढ़े हुए चेहरे के साथ अखाड़े में उतरी। 1 बनाम 4। रुद्रांश ने अपनी वज्र तलवार की मूठ पर हाथ रखा। नव्या ने अपने शरीर को सिकोड़ा जैसे वह किसी बड़े धमाके के लिए तैयार हो रही हो। विक्रमादित्य ने अपनी भारी तलवार निकाली, वरुण ने अपनी ढाल संभाली, आर्यन ने अपनी गदा घुमाई और सिया ने एक बटन दबाया जिससे उसके पीछे से एक विशाल यांत्रिक ढांचा मेकअप जमीन फाड़कर बाहर निकला। मैदान में तनाव इतना बढ़ गया था कि हवा भी भारी महसूस हो रही थी। नव्या, तैयार हो, रुद्रांश ने फुसफुसाया। ची, नव्या की आंखों में प्रलयनकारी नील नाग की हरी रोशनी चमक उठी। मैच शुरू हो चुका था। नंदापुर की याद और संकल्प। इस घमासान युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले रुद्रांश ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। उसे अपनी बहन आन्या की मासूम मुस्कान और गुरु माता किरण का आशीर्वाद याद आया। उसने खुद से वादा किया कि वह इंद्रप्रस्थ अकादमी के इन अभिमानी राजकुमारों को धूल चटाकर रहेगा। क्या रुद्रांश इन 4 दिग्गजों के संयुक्त प्रहार को झेल पाएगा? क्या सिया का रोबोट नव्या की गति का मुकाबला कर सकेगा? और क्या इस लड़ाई के बाद रुद्रांश का कोई और दुश्मन बचेगा?
अध्याय 92। हर कोई अपने साधन के साथ। 4 प्रांतीय विजेता बनाम नवागंतुकों का नंबर 1 रुद्रांश। रुद्रप्रताप की करारी और दुखद हार को अपनी आंखों से देखने के बाद मूल रूप से अभिमानी प्रांतीय विजेताओं ने अंततः अपने आंतरिक गौरव को किनारे रख दिया था और रुद्रांश को उच्चतम स्तर की तवज्जो दी थी। वास्तव में इस क्षण हर कोई इस बात से सहमत था कि रुद्रांश नवागंतुकों के बीच नंबर 1 स्थान का असली हकदार था। ये बच्चा रुद्रांश, इसे वास्तव में जोखिमों से खेलना पसंद है। मुख्य मंच पर बैठे कुलपति भी इस दृश्य को देखकर ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हंसें या रोएं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रांतीय विजेताओं की चुनौती का सामना करते हुए भी रुद्रांश अभी भी उन सभी को एक साथ आने के लिए कहने का साहस करेगा। अब वे कुलपति और शिक्षक भी नहीं जानते थे कि इस मैच का परिणाम क्या होगा। आखिरकार ये प्रांतीय विजेता अपने अपने प्रांतों में कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहे थे, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि उनकी शक्ति साधारण नहीं थी। यदि यह एक एक करके मुकाबला होता तो रुद्रांश की जीत पक्की मानी जा सकती थी, लेकिन अब 1 के खिलाफ 4 ये तय करना असंभव था कि कौन सा पक्ष जीतेगा। अगर यह छोटा लड़का रुद्रांश हार गया तो क्या होगा? प्रकाश महाविद्यालय लाइट कॉलेज की कुलपति मीरा ने धीरे से पूछा। अगर वह हार जाता है तो उसकी रैंकिंग स्वाभाविक रूप से इन 4 विजेताओं से नीचे गिर जाएगी, युद्ध महाविद्यालय के कुलपति हेमांत ने कहा। उसके अकादमिक अंक भी इन 4 लोगों के बीच समान रूप से वितरित किए जाएंगे। नियम हैं। आखिरकार ये रुद्रांश का अपना चुनाव था। वे सभी वयस्क हैं और उन्हें अपने विकल्पों के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए। हालांकि सबकी नज़रों में 1 के विरुद्ध 4 वास्तव में अनुचित था, लेकिन चूंकि रुद्रांश ने खुद इसकी विनती की थी, इसलिए इसे नियमों के अनुसार ही निपटाया जाना चाहिए था। कुलपति रुद्रांश की प्रशंसा तो करते थे, लेकिन वे उसके प्रति पक्षपात बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। ये कहने के बाद कुलपति हेमांत ने अपनी आधिकारिक नज़र आसपास के अन्य अखाड़ों पर डाली। जब से रुद्रांश की चुनौती शुरू हुई थी, अन्य नए छात्रों के चुनौती मैच रुक गए थे और वे सभी रुद्रांश का मैच देख रहे थे। तुम लोग अभी भी क्यों खोए हुए हो? हेमांत दहाड़े। चूंकि तुम अखाड़े में हो, जल्दी करो और चुनौती दो। क्या तुम्हें अकादमिक अंक नहीं चाहिए? रुद्रांश के अखाड़े को छोड़कर बाकी सभी अखाड़ों में 5 मिनट की समय सीमा जोड़ें। यदि 5 मिनट के भीतर विजेता का फैसला नहीं होता है तो दोनों पक्षों के सभी अंक काट लिए जाएंगे। जैसे ही कुलपति के शब्द गिरे, अन्य अखाड़ों पर रुद्रांश को देख रहे नए छात्रों ने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने मैच शुरू किए। और तुम लोग जो शीर्ष 300 में हो, तुम भी चुनौती दो। पास ही खड़े कुलपति चंद्रकांत ने भी उन नए छात्रों को पुकारा जो कुलपतियों के चेहरे पर तमाचा मारने की बातें कर रहे थे। क्या तुम इस रैंकिंग से संतुष्ट हो? इंद्रप्रस्थ अकादमी योद्धाओं को पालती है, कायरों को नहीं। कुलपतियों के आग्रह पर नए छात्रों ने अंततः देखना बंद कर दिया और एक एक करके आगे बढ़े। मैं 22वें स्थान को चुनौती देना चाहता हूँ। मैं 8वें स्थान को चुनौती देना चाहता हूँ। मैं 36वें स्थान को चुनौती देना चाहता हूँ। हालांकि इसके बावजूद जो छात्र चुनौती नहीं दे रहे थे, वे अभी भी केवल उसी अखाड़े पर नजरें गड़ाए हुए थे जहां रुद्रांश था। ये चुनौती मूल्यांकन वास्तव में रुद्रांश का व्यक्तिगत शो बन गया था। चुनौती की शुरुआत, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन। इस समय विक्रमादित्य, आर्यन, वरुण और सिया ने अपना वार्म अप पूरा कर लिया था और रेफरी की ओर मुड़े। रेफरी ने रुद्रांश की ओर मुड़कर पूछा, रुद्रांश, क्या तुम पक्का 1 के मुकाबले 4 लड़ना चाहते हो? हाँ आचार्य, कृपया मैच शुरू करने की घोषणा करें। रुद्रांश ने सीधे संकेत दिया। नव्या के साथ रहते हुए इन 4 विजेताओं से निपटना उसके लिए पर्याप्त से अधिक था। ठीक है, फिर दोनों पक्ष तैयार हो जाएं। 3 सेकंड की उल्टी गिनती। रेफरी ने अपना दाहिना हाथ उठाया। 3, 2, 1, प्रारंभ। जैसे ही गिनती समाप्त हुई, विक्रमादित्य, जो एक द्वितीय परिवर्तित तलवारबाज था, उसने अपनी अविश्वसनीय रूप से लंबी और तेज तलवार निकाली। भिनभिनाहट, बज़। अगले ही पल उसके हाथ की तलवार से एक शुद्ध सफ़ेद बर्फीली चमक निकली और यह चमक तुरंत 10 मीटर की लंबाई तक फैल गई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे विक्रमादित्य ने दोनों हाथों से 10 मीटर लंबी चमकती हुई प्रकाश की तलवार पकड़ रखी हो। क्या शक्तिशाली बर्फीली तलवार ऊर्जा है। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के निजी गुरु स्तर 150 के बर्फ के तलवार देवता हैं। लगता है विक्रमादित्य ने वास्तव में उस तलवार देवता की शक्ति सीखी है। नए छात्र प्रशंसा में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। हालांकि उन्हें आश्चर्यचकित करने वाला केवल विक्रमादित्य का तरीका नहीं था। दहाड़, एक कान फाड़ने वाली गूंजती हुई गर्जना एक डरावनी पशु शक्ति के साथ इस समय चारों ओर फैल गई। अरे बाप रे, ये तो प्रथम श्रेणी का स्रोत जीव सोज बीस्ट अस्थि केसरी बोन लायन है। वरुण के आह्वान पर एक विशाल शरीर वाला केसरी, जिसके पूरे शरीर से हड्डियां बाहर निकली हुई थीं, राजसी अंदाज में प्रकट हुआ। ये वरुण का अनुबंधित पालतू जीव था। इसका स्तर वरुण के समान ही 66 था। यह अस्थि केसरी वरुण के साथ बचपन से ही बड़ा हुआ है।
मैं वास्तव में ईर्ष्या करता हूँ। बड़े परिवारों के बच्चों के पास जन्म से ही स्रोत जीवों के अनुबंध होते हैं। जहाँ हर कोई स्तब्ध था, वहीं वे भावनाओं के साथ आहें भी भर रहे थे। साधारण लोगों के लिए अस्थि केसरी जैसा जीव पालतू के रूप में कौन पा सकता था। उसी समय सिया ने अपनी स्वचालित पिस्तौल उठाई और आसमान की ओर ट्रिगर दबाया। धम, एक आवाज़ गूंजी। फिर सबने देखा कि आकाश में एक आयामी दरार डायमेंशनल रिफ्ट खुल गई और 10 मीटर लंबा एक राजसी मरकत हरा रोबोट मैकर नीचे उतरा। सिया उछलकर सीधे उस रोबोट के भीतर घुस गई। फुफकार, हिस, रोबोट से सफ़ेद भाप के गुबार निकले और फिर एक क्लिक के साथ उस विशालकाय ढांचे से अनगिनत टुकड़े अलग हो गए, जो छोटे मानवरहित बमवर्षकों ड्रोन्स में बदल गए और रोबोट के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। यहाँ आता है प्रलयकारी तृतीय श्रेणी यांत्रिक टाइप 3 वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर मैकर। जैसा कि अपेक्षित था, सिया के परिवार ने उसे प्रलयकारी श्रृंखला की कौशल पुस्तकें सीखने ही दीं। सिया का परिवार यांत्रिकों मैकेनिक्स का परिवार था, जो 3 उच्च स्तरीय कालकोठरियों को नियंत्रित करता था। लेकिन साथ ही यह एक बहुत ही पुराने ख्यालात वाला परिवार था, जिसमें नियम था कि कौशल केवल बेटों को दिए जाते थे, बेटियों को नहीं। हालांकि इस पीढ़ी में उन्होंने शायद ये नियम तोड़ दिया, क्योंकि सिया की प्रतिभा बहुत उत्कृष्ट थी। तथ्यों ने साबित किया कि सिया ने अपने परिवार की उच्च अपेक्षाओं को निराश नहीं किया और स्वर्ण नदी प्रांत में विजेता का खिताब जीता। बस ये पता नहीं था कि वह अभी इस रुद्रांश को हरा पाएगी या नहीं। जहां तक आर्यन की बात थी, वह एक महाजादूगर ग्रैंड मैजिस्टर था। उसकी तैयारी का काम अपेक्षाकृत साधारण लग रहा था, लेकिन उसके चारों ओर हवा का दबाव बदल गया था। नंदापुर की याद, संकल्प की शक्ति। रुद्रांश ने इन चारों की तैयारी देखी। उसके मन में एक बार फिर अपनी बहन आन्या का चेहरा आया। उसने याद किया कि कैसे आन्या अक्सर लकड़ी की तलवार से खेलती थी और उसे वीर योद्धा कहती थी। उसने अपनी गुरु माता किरण के शब्दों को याद किया, जब शत्रु चारों ओर से घेरे तो याद रखना कि तुम केंद्र हो। केंद्र कभी नहीं हिलता, केवल परिधि बदलती है। उसने नव्या के सिर को सहलाया। नव्या, तैयार हो। नव्या ने अपने शरीर को सिकोड़ा और उसकी नीली आंखों में एक भयानक हरी रोशनी चमक उठी। वह इन चारों की संयुक्त शक्ति को महसूस कर पा रही थी, लेकिन उसके लिए ये केवल एक और खेल था। रुद्रांश ने अपनी वज्र तलवार की मूठ पर पकड़ मजबूत की। उसने अभी तक अपनी तलवार म्यान से नहीं निकाली थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ही अखाड़े के तापमान को कम करने के लिए पर्याप्त थी। चलो शुरू करते हैं, रुद्रांश ने बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। रणक्षेत्र का रोमांच। विक्रमादित्य ने अपनी 10 मीटर लंबी बर्फीली तलवार हवा में लहराई। रुद्रांश, आज तुम्हारी नंबर 1 की पदवी हमारे पास आएगी। वरुण ने अपने अस्थि केसरी को संकेत दिया। केसरी ने एक और दहाड़ मारी और रुद्रांश की ओर बढ़ने लगा। सिया के छोटे ड्रोन विमानों ने रुद्रांश को हर तरफ से घेर लिया। उनके लेजर लक्ष्य रुद्रांश के शरीर पर लाल बिंदु बना रहे थे। आर्यन ने अपने जादुई दंड को घुमाया और आकाश में काले बादल छाने लगे। बिजली का प्रहार। रुद्रांश ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी षष्ठ इंद्रिय उसे हर हमले की दिशा बता रही थी। नव्या उसके कंधे से उछली और हवा में ही बड़ी होने लगी। उसकी नन्ही देह अब धीरे धीरे एक विशाल नागिन का रूप ले रही थी, जिसके तराशे हुए हरे शल्क स्केल्स सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। आज नंदापुर का गौरव पूरी दुनिया देखेगी, रुद्रांश ने मन ही मन सोचा। क्या रुद्रांश इन चारों शक्तिशाली योद्धाओं के एक साथ होने वाले प्रहार को रोक पाएगा? नव्या का वह विशाल रूप इन दिग्गजों पर क्या प्रभाव डालेगा? और क्या वह रहस्यमयी साया, जो भीड़ में छिपा है, इस मौके का फायदा उठाएगा? अध्याय 93, निगलना। आर्यन ने अपने जादुई दंड को घुमाया, जो बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। उसने एक के बाद एक खुद पर जादुई सुरक्षा ढाल की 3 परतें चढ़ा लीं। एक बैकरोप जादूगर के रूप में उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कोई विरोधी योद्धा उसके करीब न आ जाए। विक्रम की दुर्दशा को अपनी आंखों से देखने के बाद आर्यन स्वाभाविक रूप से रुद्रांश के अचानक होने वाले हमलों के प्रति बेहद सतर्क था। हालांकि यह मत सोचिए कि आर्यन की तैयारी केवल रक्षात्मक थी। यदि युद्ध वास्तव में अपनी चरम सीमा पर पहुंचता, तो सबसे भव्य और विनाशकारी कौशल निश्चित रूप से इस महाजादूगर के ही होते। जैसे ही इन चारों विजेताओं ने अपनी अनूठी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, नीचे खड़े दर्शकों के बीच उत्साह और डर की लहरें दौड़ गईं। दूसरी ओर रुद्रांश के चेहरे पर अभी भी असाधारण शांति बनी हुई थी। उसका दृढ़ और कठोर चेहरा किसी भी भावना से रहित था, न तो घबराहट की कोई झलक थी और न ही डर का कोई संकेत। ऐसा लग रहा था कि उसे इन चारों विजेताओं के शक्ति प्रदर्शन की जरा भी परवाह नहीं है। इसने विक्रमादित्य और अन्यों के मन में और भी कड़वाहट भर दी। चारों का एक साथ आना उनके लिए पहले से ही काफी शर्मनाक था। उन्होंने सोचा था कि इस तरह वे कम से कम इस लड़के को थोड़ा तो डरा पाएंगे, लेकिन उन्हें अब एहसास हुआ कि रुद्रांश उन्हें इंसान समझ ही नहीं रहा था। नाटक जारी रखो, पहले मैं हमला करूंगा। विक्रमादित्य दहाड़ा। उसके हाथ में मौजूद हीरा एक सितारा गुणवत्ता वाली तलवार की चमक अचानक 15 मीटर तक बढ़ गई।
उसकी तलवार की ऊर्जा, स्वॉर्ड एनर्जी और भी तीखी और प्रचंड होती जा रही थी। अगले ही क्षण विक्रमादित्य ने एक लंबा कदम आगे बढ़ाया और अपनी 15 मीटर लंबी तलवार को हवा में ऊपर उठाया। जैसे किसी विशाल पर्वत को दो हिस्सों में चीरना हो, वह पूरी शक्ति के साथ रुद्रांश पर टूट पड़ा। धमाका! जैसे ही विक्रमादित्य ने तलवार घुमाई, भयानक तलवार ऊर्जा पूरी तरह से फट पड़ी। इस ऊर्जा के प्रहार से अखाड़े का फर्श चर्र की आवाज के साथ फटने लगा। हालांकि अखाड़े के चारों ओर एक सुरक्षा ढाल थी ताकि ऊर्जा बाहर बैठे दर्शकों को घायल न करे, फिर भी नीचे खड़े नए छात्र अचानक हुए प्रहार से डरकर पीछे हट गए। धिक्कार है! कितनी भयानक तलवारबाजी है! मैदान में खड़े छात्रों के मुंह से प्रशंसा के शब्द निकलने लगे। नव्या का लौह शीर्ष! हालांकि इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पर्वत भेदी तलवार के सामने रुद्रांश अपनी जगह पर जड़ खड़ा रहा। उसके हाथ उसकी जेबों में थे और उसने बचने की कोई कोशिश नहीं की। वह मारा जाएगा। जैसे ही विक्रमादित्य की तलवार रुद्रांश के सिर के ठीक ऊपर पहुंची, ची! नव्या की वह मासूम आवाज फिर से गूंजी और फिर एक हरी परछाई हवा में कौंधी। खनन, क्लैंग! सबने अविश्वसनीय नज़ारा देखा। वह छोटी सी नागिन नव्या उछलकर हवा में गई और उसने अपने नन्हे से सिर से विक्रमादित्य की उस विशाल तलवार की धार को बीच में ही रोक दिया। चिंगारियां उठीं, धातु के आपस में टकराने की तीखी आवाज आई। नव्या ने एक हल्की फुफकार भरी और अचानक अपना छोटा सा सिर ऊपर की ओर झटका। विक्रमादित्य, जिसने दोनों हाथों से उस 15 मीटर लंबी तलवार को पकड़ा हुआ था, उसने महसूस किया कि तलवार की मूठ से उसके हाथों तक एक अनियंत्रित प्रचंड बल प्रवाहित हो रहा है। फिर सबने देखा कि वह विशाल तलवार ऊपर की ओर उछाल दी गई। विक्रमादित्य भी इस ताकत का मुकाबला नहीं कर पाया और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। ओह! मैदान में खड़े दर्शक एक बार फिर स्तब्ध रह गए। सिया, आर्यन, वरुण और यहाँ तक कि वरुण का अस्थि केसरी बोन लायन, जिसकी बुद्धि कम नहीं थी, सभी के चेहरे पूरी तरह गंभीर हो गए। उन सब की निगाहें उस छोटी नागिन पर टिकी थीं जो बहुत ही आराम से जमीन पर उतरी थी। अरे नहीं, यह क्या बला है! विक्रमादित्य की इतनी शक्तिशाली तलवार को इस छोटे से जीव ने अपने सिर से रोक लिया। क्या इसने वज्र शीर्ष आयन हेड स्किल का अभ्यास किया है? क्या हरियल नागिन की प्रजाति इतनी खूंखार होती है? मुझे भी घर जाकर ऐसी दर्जनों नागिन पालनी है। नीचे खड़े छात्र पागलों की तरह चर्चा कर रहे थे। विजेताओं का गुप्त गठबंधन। एक बार फिर मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इस छोटी नागिन का सिर नहीं काट सकता। एक हमला विफल हुआ तो दूसरा करो। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार फिर से उठाई, लेकिन इस बार उसके होंठ धीरे से हिले। मानसिक संचार, टेलीपैथी, यह एक F श्रेणी का सामान्य कौशल है जिसे हर योद्धा 10 कौशल अंक खर्च करके सीखता है। इस समय विक्रमादित्य सिया और अन्य दो विजेताओं से गुप्त रूप से बात कर रहा था। डाकू को पकड़ना हो तो पहले राजा को पकड़ो। मैं इस कष्टप्रद छोटी नागिन को उलझाए रखता हूँ। तुम तीनों मिलकर रुद्रांश को निशाना बनाओ। विक्रमादित्य की बात सुनकर बाकी तीनों ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। हमला करो। अपने यांत्रिक रोबोट में बैठी सिया ने अपने कोमल हाथों से नियंत्रण पैनल पर एक बटन दबाया। सर्रा सर्रा सर्रा, अनगिनत मानवरहित बमवर्षक ड्रोन्स रुद्रांश की ओर लपके। अस्थि केसरी, जाओ, उस लड़के को दबोच लो। वरुण ने अपने पालतू जीव को आदेश दिया। आर्यन ने अपना दंड हवा में उठाया और तेजी से मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। जादूगरों की लड़ाई अक्सर इसी तरह की होती है, पीछे खड़े होकर मंत्र पढ़ना। लेकिन आर्यन के जादू बहुत भव्य थे। धधक, हवा में 1 दर्जन से अधिक विशाल अग्नि गोले फायरबॉल्स प्रकट हुए। वे जलते हुए तारों की तरह लग रहे थे जिनसे भीषण गर्मी निकल रही थी। आर्यन के दंड के एक इशारे पर वे सारे अग्नि गोले रुद्रांश की ओर बढ़ चले। प्रहार! और इसी महत्वपूर्ण क्षण में विक्रमादित्य ने अपनी तलवार फिर से नव्या की ओर घुमाई। 15 मीटर की वह तलवार की धार फिर से हवा को चीरने लगी। तथ्यों ने साबित कर दिया कि उनका एक साथ आने का निर्णय सही था। वह छोटी नागिन, जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, बहुत शक्तिशाली थी। ये कहाँ से एक साधारण नागिन दिख रही थी? अगर कोई कहे कि यह नील नाग अजूर ड्रैगन का पुनर्जन्म है तो सब मान लेंगे। नव्या का विराट रूप और भक्षण। मैदान में हर किसी की नज़र रुद्रांश पर थी, जिस पर चारों ओर से हमले हो रहे थे। सबको लगा कि अब रुद्रांश का खेल खत्म है। नव्या, विराट रूप, जायंट ट्रांसफॉर्मेशन। रुद्रांश ने शांति से आदेश दिया। ची! नव्या ने तुरंत जवाब दिया। भिनभिनाहट, बज। अगले ही पल अखाड़े में नीली बिजली कौंधी और वह छोटी सी नव्या अचानक 100 मीटर लंबी विशालकाय नागिन में बदल गई। ये प्रतिभा, टैलेंट जो केवल डी श्रेणी की थी, नव्या के भीतर नील नाग के रक्त के जागने के साथ साथ लगातार बदल रही थी। नव्या अब 100 मीटर ऊंची थी। ये तो अखाड़े की सुरक्षा ढाल की वजह से वह रुक गई थी, वरना वह और भी बड़ी हो सकती थी। विशालकाय नव्या ने अब विक्रमादित्य की तलवार को रोकने के लिए अपने सिर का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी पूंछ को कोड़े की तरह घुमाया और सीधे विक्रमादित्य की तलवार की ऊर्जा को लपेट लिया।
उसी समय उसने अपना विशाल मुंह सिया के ड्रोन्स, वरुण के अस्थि केसरी और आर्यन के अग्निगोलों की ओर खोल दिया। अगले ही सेकंड, कड़क, सबकी फटी आंखों के सामने नव्या ने एक ही झटके में सिया के सारे ड्रोन्स, आर्यन के दर्जनों अग्निगोले और वरुण के उस विशाल अस्थि केसरी को जिंदा निगल लिया। धमाका, नव्या के मुंह के भीतर एक विशाल विस्फोट हुआ, लेकिन नव्या को एक खरोंच तक नहीं आई। वह एक फौलादी महादैत्य की तरह सबके हमलों को निगल गई थी। मैदान में सन्नाटा छा गया। वरुण अपना मुंह बाएं अखाड़े को देख रहा था, उसका पालतू जीव गायब हो चुका था। सिया के ड्रोन्स नष्ट हो गए थे। आर्यन का जादू बेअसर रहा था। रुद्रांश मंच के केंद्र में खड़ा था, उसकी आंखों में वही स्थिरता थी जो नंदापुर के जंगलों में अभ्यास करते समय होती थी। उसे अपनी गुरु माता किरण और बहन आन्या की याद आई, उनका विश्वास ही उसकी असली ताकत थी। अध्याय का समापन, नया भय। भीड़ के बीच से वह रहस्यमयी साया ये सब देख रहा था। उसके हाथों में लगा यंत्र कांप रहा था। ये साधारण नागिन नहीं है, ये प्रलय का प्रतीक है। रुद्रांश ने अखाड़े के चारों ओर देखा। क्या बस इतना ही है, या अभी कुछ और बाकी है? इंद्रप्रस्थ अकादमी ने आज वह देखा था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नंदापुर के इस लड़के ने न केवल 4 विजेताओं को चुनौती दी थी, बल्कि उनके गौरव को नव्या के मुंह में समा दिया था। क्या वरुण अपने पालतू जीव को वापस पा सकेगा? क्या विक्रमादित्य और सिया के पास कोई और गुप्त हथियार है? और नव्या के भीतर उस विस्फोट के बाद क्या बदलाव आएंगे? अध्याय 94, चौतरफा घेराबंदी। इस समय मंच के नीचे खड़े दर्शक, जिन्होंने इस दृश्य को देखा था, पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए। उनके चेहरों पर जो खौफ था, वह ऐसा था मानो उन्होंने दुनिया का सबसे चौंकाने वाला दृश्य देख लिया हो। निगल लिया, चाहे वह सिया के मानव रहित बमवर्षक हों, आर्यन के विस्फोटक अग्निगोले हों, या वरुण का पालतू जीव, वह विशाल अस्थि केसरी बोन लायन। सबके सब इस विशाल नागिन द्वारा एक ही झटके में निगल लिए गए थे। दहाड़, अस्थि केसरी ने इस समय एक दर्दनाक चीख मारी। उसका अविश्वसनीय रूप से कठोर शरीर विशाल नव्या के जहरीले दांतों द्वारा आसानी से पूरी तरह से छेद दिया गया था। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि उस केसरी की खाल के नीचे अस्थि कवच की एक परत थी जो पत्थर से भी सख्त थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? उसका शरीर अभी भी नव्या के विशाल दांतों द्वारा बींध दिया गया था। क्या ये वास्तव में एक नन्ही हरियल नागिन के दांत हैं? ये तो हीरा श्रेणी के हथियारों से भी ज्यादा नुकीले और घातक महसूस हो रहे थे। वापस आओ। और इसी क्षण वरुण के लिए यह स्वाभाविक रूप से असंभव था कि वह अपने सबसे कीमती पालतू जीव को नागिन के मुंह में मरते हुए देखे। उसने तुरंत अनिवार्य आह्वान फोर्स्ड समनिंग का उपयोग किया ताकि वह अपने केसरी को मौत के मुंह से निकालकर वापस बुला सके। दहाड़, इस समय सब देख सकते थे कि अस्थि केसरी के पेट में एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा छेद हो गया था। वहां से लगातार खून बह रहा था और भीतर की हड्डियां पहले ही चकनाचूर हो चुकी थीं, जिससे वह मौत के कगार पर पहुंच गया था। वरुण ने जल्दी से अपने जीव को ठीक करने के लिए वसंत उपचार स्प्रिंग हीलिंग का उपयोग किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह इतना गंभीर रूप से घायल था कि सुधार बहुत धीमा था। इसने निस्संदेह वरुण की हार की घोषणा कर दी थी। एक पशु स्वामी बिना पालतू जीव के क्या कर सकता है? वरुण कोई रुद्रांश नहीं था। उसके पास रुद्रांश जैसा उत्कृष्ट युद्ध कौशल नहीं था। वह लड़ाई के दौरान पूरी तरह से अपने शक्तिशाली स्रोत जीव पर निर्भर रहता था। अब उसका मुख्य योद्धा गंभीर रूप से घायल था और अपनी युद्ध शक्ति खो चुका था। बेशक उसके पास दूसरा पालतू जीव भी था, लेकिन उसे अभी बुलाना किसी काम का नहीं था, क्योंकि जब स्रोत जीव श्रेणी के अस्थि केसरी को इस विशाल नागिन ने इतनी आसानी से अधमरा कर दिया, तो कम श्रेणी वाले जीव को बुलाना तो उसे मौत के मुंह में भेजने जैसा होता। मंच से नीचे उतरो, रेफरी ने वरुण से कहा। बिना पालतू जीव के वरुण का मंच पर बने रहना वास्तव में उसके अन्य 3 साथियों के लिए एक कमजोरी साबित होता। भीड़ की स्तब्ध नजरों के नीचे वरुण ने एक लंबी आह भरी अपने मरणासन केसरी को वापस पालतू स्थान में भेजा और फिर सिया, आर्यन और विक्रमादित्य की ओर मुड़कर कहा, तुम लोग जारी रखो। बोलने के बाद वह अखाड़े से नीचे कूद गया। सूचना, नया छात्र वरुण पराजित हुआ। मंच के नीचे खड़े नए छात्रों ने वरुण को पीछे हटते देखा, लेकिन इस दृश्य ने एक बात और भी मजबूती से साबित कर दी। वह ये कि रुद्रांश की यह नव्या अविश्वसनीय है, बिल्कुल अद्भुत। ये कम से कम 5वीं श्रेणी का स्रोत जीव या उससे भी ऊपर का कोई रहस्यमय प्राणी है। अन्यथा यह अस्थि केसरी को इतनी आसानी से कैसे घायल कर सकती थी? थू थू थू। और इसी समय नव्या ने घृणा भरे भाव के साथ अपने मुंह से कुछ चीजें बाहर थूकीं। वे सिया के मानव रहित बमवर्षकों के अवशेष थे। तुरंत ही उसने अपनी विशाल और फौलादी देह को हिलाया। उसकी नागिन जैसी आंखें, जो नीली बिजली से भरी हुई लग रही थीं, सिया, विक्रमादित्य और आर्यन को घूरने लगीं। इसने निस्संदेह उन पर अद्वितीय दबाव बना दिया था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी नागिन का नहीं, बल्कि साक्षात महानाग जायंट ड्रैगन का सामना कर रहे हैं। चलो पूरी ताकत लगा देते हैं।
ये देखकर हालांकि विक्रमादित्य के दिल में निराशा पैदा हो गई थी, फिर भी वह एक अंतिम प्रयास करना चाहता था। आर्यन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वह पहले से ही अपने हाथ में जादुई दंड घुमा रहा था और एक के बाद एक बर्फ के गोले आइस ऑब्स बनाना शुरू कर दिया था। अगर आग काम नहीं कर रही तो बर्फ का उपयोग करो। इसके अलावा बर्फ का जादू उसका विशेष क्षेत्र भी था। सिया ने तो अपने रोबोट मैकथ से बाहर निकलने का विकल्प चुना और उसे प्राणघातक संघर्ष फाइट टू द डेथ मोड पर डाल दिया। और विक्रमादित्य ने अपनी आंखें मूंद लीं और अपनी पूरी तलवार ऊर्जा को चरम तक केंद्रित किया। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार की रोशनी फिर से फैलने लगी। 30 मीटर लंबी तलवार। इस क्षण पहली चाल फिर से उसी ने चली। उसने तुरंत अपने हाथ में मौजूद उस 30 मीटर लंबी तलवार की रोशनी को नव्या की ओर घुमाया। सर, इस तलवार के प्रहार में पर्वत प्रांत के विजेता की पूरी शक्ति समाहित थी। इस क्षैतिज प्रहार के नीचे पूरा अखाड़ा उमड़ती हुई तलवार ऊर्जा से भर गया। सिया ने भी अपनी कोमल भुजा लहराए और अपने प्रलयकारी रोबोट को उस विशाल नागिन से टकराने का आदेश दिया। पारस्परिक विनाश, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, ये यांत्रिक मैकेनिक पेशे का एक प्रसिद्ध एस श्रेणी का आत्मघाती कौशल है। आर्यन के शरीर पर जादुई तत्व इस समय उबलने लगे। तत्व उबाल, एलिमेंटल बॉइलिंग, एक जादूगर का उन्मादी प्रभाव बजर्ग बफ। यह एक निश्चित समय के लिए उसके कौशल के नुकसान डैमेज को 10 गुना बढ़ा सकता है, लेकिन बदले में मनमाना की खपत भी 7 गुना बढ़ जाती है। अब वह हिमतारा फ्रॉस्टस्टार कौशल का उपयोग कर रहा था, जो इस श्रेणी का है। कौशल का स्तर जितना ऊंचा होता है वह उतनी ही अधिक जादुई ऊर्जा की खपत करता है। तीनों विजेताओं के चेहरे संकल्प से भरे थे। वे अपने सामने खड़ी इस विशाल नागिन के साथ अंतिम जीवन मरण के संघर्ष में शामिल होने के लिए तैयार थे। दहाड़, दुश्मन को इतना दृढ़ देखकर विशाल रूप धारण किए हुए नव्या ने भी पीछे न हटते हुए जवाबी दहाड़ मारी। इन हमलों का सामना करते हुए नव्या के शरीर से अचानक चकाचौंध करने वाली नीली बिजली फूट पड़ी। नील नाग वज्र शल्क अजूर ड्रैगन थंडर स्केल्स, वज्र क्रोध थंडरस रॉथ, 2 एसएसएस श्रेणी की प्रतिभाएं और कौशल एक साथ सक्रिय हो गए। खनन, विक्रमादित्य की तलवार सबसे पहले नव्या के शरीर पर लगी, जो बिजली से भरे उन नाग शल्कों स्केल्स से टकराए और अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध करने वाली चिंगारियां पैदा कीं। धमाका, सिया का प्रलयकारी रोबोट भी सीधे नव्या से टकराया और इसी क्षण उसमें आत्मविस्फोट हो गया। चर्र, इसी तरह आर्यन के बर्फ के गोले भी फट गए थे और डरावनी बर्फीली जादुई ऊर्जा फैल गई, जिसने तुरंत नव्या को घेर लिया। मंच के नीचे खड़े दर्शक इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। क्या ये प्रांतीय दिग्गजों की अंतिम चालें हैं? ये सच में डरावनी हैं। अगर मैं रुद्रांश की जगह होता तो इन तीनों के संयुक्त हमलों का सामना करते हुए अब तक हार मान चुका होता। अरे छोड़ो यार, शेखी बघारना बंद करो। तुम्हारी इतनी औकात कहाँ कि विक्रमादित्य, सिया, आर्यन और वरुण सब मिलकर तुम पर हमला करें? सही बात है, इनमें से कोई भी तुम्हें अकेले ही मसल सकता है। वास्तव में इन विजेताओं के संयुक्त प्रयास बहुत ही चौंकाने वाले थे। हालांकि जो दृश्य इसके बाद सामने आया वह और भी अधिक आश्चर्यजनक था। नव्या, जिसने 2 एसएसएस श्रेणी की प्रतिभाओं को सक्रिय किया था, उसे उसके स्वामी रुद्रांश से स्थिर खड़े रहने और हमलों को अपने शरीर पर झेलने का आदेश मिला था। कारण सरल है, नव्या अभी वास्तव में बहुत डरावनी हो चुकी है। एसएसएस श्रेणी के कौशल नीलनाग वज्र शल्क का प्रभाव स्वास्थ्य, एचपी कवच, जादुई प्रतिरोध, गति और हमले की शक्ति को बढ़ाना है। अभी 500% हमले की शक्ति के बोनस के साथ यदि नव्या, सिया और अन्य लोगों पर हमला करती तो देखने की जरूरत नहीं थी, विरोधी तुरंत मर जाते। सौभाग्य से नीलनाग वज्र शल्क का एक और प्रभाव भी है। वह है प्राप्त होने वाले नुकसान डैमेज को कम करना और साथ ही प्राप्त नुकसान को 5 गुना बढ़ाकर वापस विरोधी पर परावर्तित रिफ्लेक्ट कर देना। बिल्कुल सही। रुद्रांश की योजना इन तीनों बदकिस्मत लोगों को उन्हीं के हमलों से ढेर करने की है। पतन और एहसास, अखाड़े में धूल और धुएं का गुबार उठा। जैसे ही विस्फोट शांत हुए, दर्शक ये देखने के लिए अपनी गर्दनें उचकाने लगे कि रुद्रांश और उसकी नागिन का क्या हुआ। लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उनके खून को जमा दिया। विशाल नव्या अभी भी अपनी जगह पर गर्व से खड़ी थी। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। नीली बिजली की लपटें अभी भी उसके शल्कों के चारों ओर नाच रही थीं। दूसरी ओर विक्रमादित्य की 30 मीटर लंबी तलवार टूटकर गिर गई थी। वह खुद जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसके मुंह से खून बह रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने खुद को ही अपनी तलवार से मारा हो। सिया का रोबोट अब मलबे का ढेर बन चुका था और सिया दूर जा गिरी थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आर्यन, जिसने अपने तत्व उबाल के साथ प्रहार किया था, वह अपने ही बर्फ के जादू के परावर्तन के कारण एक बर्फ के पुतले में बदल गया था। उसकी जादुई छड़ी टूट चुकी थी। ये कैसे संभव है? विक्रमादित्य ने कांपती आवाज में पूछा। रुद्रांश धीरे धीरे धुएं से बाहर निकला। उसने अपनी वज्र तलवार को हाथ तक नहीं लगाया था। मैंने तो हमला भी नहीं किया, उसने ठंडे स्वर में कहा।
तुम लोग अपनी ही ताकत के बोझ तले दब गए। नव्या ने अपना विशाल रूप समेटा और फिर से एक नन्ही नागिन बनकर रुद्रांश के कंधे पर जा बैठी। उसने बड़े प्यार से रुद्रांश के कान के पास चीख किया। नंदापुर की याद, गुरु माता किरण और आन्या। अखाड़े में फैली खामोशी के बीच रुद्रांश का मन एक पल के लिए शांत हुआ। उसने अपनी चाची किरण के ममता भरे चेहरे को याद किया। उन्होंने हमेशा सिखाया था कि संयम ही असली बल है। उसे अपनी बहन आन्या का वह खिलौना याद आया जिसे वह हमेशा नव्या के पास रखती थी। ये जीत केवल उसकी नहीं थी, ये नंदापुर के उस संघर्ष की थी जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। अगले कदम की ओर भीड़ में छिपा वह रहस्यमयी साया अब पूरी तरह से डरा हुआ था। उसने अपने यंत्र को बंद किया और चुपचाप पीछे हटने लगा। उसे समझ आ गया था कि रुद्रांश को हराना अब किसी एक या चार लोगों के बस की बात नहीं है। रुद्रांश ने अखाड़े के चारों ओर अपनी नज़र घुमाई। क्या कोई और बाकी है? पूरी अकादमी में एक भी आवाज़ नहीं आई। आज रुद्रांश ने न केवल 4 विजेताओं को हराया था, बल्कि उसने इंद्रप्रस्थ अकादमी के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया था। क्या विक्रमादित्य अपनी हार स्वीकार कर पाएगा? वह रहस्यमयी दुश्मन अब कौन सी नई चाल चलेगा? और रुद्रांश को इस विजय के बाद कौन से नए अधिकार और जिम्मेदारियां मिलेंगी? अध्याय 95, अपार लक्ष्मी की प्राप्ति। नव्या के पास जब एसएसएस श्रेणी का महाकौशल वज्रक्रोध थंडरस रेज उपलब्ध था, तब रुद्रांश को उसकी सुरक्षा की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। रुद्रांश के मन में बस एक ही छोटा सा संशय था, क्या इन तीनों विजेताओं के पास कोई ऐसा उच्च स्तरीय अस्त्र या उपकरण है जो कवच, जादुई प्रतिरोध और क्षति कमी डैमेज रिडक्शन को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर सके। आखिरकार ये तीनों दिग्गज और रईस परिवारों के वारिस थे। उनके पास गुप्त हथियारों की कमी होना असंभव था। उन तीनों का प्रहार एक ही क्षण में हुआ था। इससे ये स्पष्ट था कि विक्रमादित्य, आर्यन और सिया के बीच तालमेल का स्तर बहुत ऊंचा था। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जैसे ही उन भीषण आक्रमणों ने नव्या के शरीर को छुआ, नव्या के चारों ओर अचानक बिजली का एक विशाल कुंड लाइटनिंग पूल फैल गया। 500 मीटर के दायरे में फैली वह नीली कड़कड़ाती बिजली अखाड़े के विशाल क्षेत्र में समा गई। सौभाग्य से अखाड़ा एक विशेष सुरक्षा कवच से ढका हुआ था, वरना वह बिजली का सैलाब बाहर खड़े अन्य नए छात्रों को भी अपनी चपेट में ले लेता। सबकी फटी आंखों के सामने सिया, आर्यन और विक्रमादित्य, तीनों प्रांतीय विजेता, उस बिजली के कुंड के भीतर पूरी तरह से सुन्न हो गए। उनके शरीर कांपने लगे और वे हिलने तक की स्थिति में नहीं रहे। लेकिन इससे भी घातक बात अभी बाकी थी। छपाक छपाक छपाक, तीनों के शरीर से खून के फव्वारे फूट पड़े। ये वही परावर्तित नुकसान, रिफ्लेक्टेड डैमेज था। वास्तव में उन्हें भाग्यशाली होना चाहिए था कि नव्या ने समय रहते अपनी रक्षात्मक शक्ति बढ़ा ली थी। अन्यथा नव्या को जितना अधिक नुकसान पहुंचता, उतना ही भयानक प्रहार उन पर वापस लौटता। अभी तो वे केवल गंभीर रूप से घायल और बेहोश होकर गिरे थे। यदि नव्या ने जरा भी ढील दी होती तो इन तीनों का जीवन उसी अखाड़े में समाप्त हो गया होता। धम, सबकी नज़रों के सामने वे तीनों भारी चोट और बिजली के झटके को सहन नहीं कर पाए और निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी क्षण नव्या ने अपनी बिजली समेट ली और फिर से अपनी प्यारी नन्ही नागिन वाली सूरत में वापस आ गई। ची, अपने गिरे हुए शत्रुओं की ओर घृणा भरी एक नज़र डालकर नव्या उछलती हुई रुद्रांश के पास आए। वह सीधे अपने स्वामी की बाहों में समा गई और संतुष्टि भरी आवाज़ निकालने लगी। सन्नाटा और स्वीकृति। मैदान में सन्नाटा पसर गया था। डरावनी खामोशी। यहाँ तक कि जो छात्र अन्य अखाड़ों पर द्वंद्व कर रहे थे, उनके हाथ पैर भी जम गए। उनकी पथराएं आंखें उन तीनों विजेताओं को देख रही थीं जो बिजली के झटके से काले पड़ गए थे और जमीन पर अकड़े पड़े थे। उनके दिलों में जो धक्का लगा था, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वरुण, जो पहले ही मैदान छोड़कर हटने के कारण शर्मिंदा महसूस कर रहा था, उसने अपने तीनों साथियों की हालत देखी। उसके चेहरे पर जड़ता तो थी, लेकिन साथ ही एक राहत भरी सांस भी थी। शुक्र है मैं पहले ही हट गया, वरना अभी मैं भी वहां काला पड़कर तड़प रहा होता। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। खूं खूं, रेफरी के हल्के से खांसने की आवाज़ ने उस स्तब्ध भीड़ को होश में लाया। अब मैं घोषणा करता हूँ। रेफरी की आवाज़ पूरे चौक में गूंजी। विजेता रुद्रांश, आइए हम सब मिलकर उसे बधाई दें। उसने ये साबित कर दिया है कि उसका प्रथम स्थान पूरी तरह से न्यायसंगत और योग्य है। इतना कहने के बाद रेफरी ने स्वयं ताली बजानी शुरू की। कड़क कड़क कड़क, और धीरे धीरे नए छात्र भी प्रतिक्रिया देने लगे। एक के बाद एक तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती गई। इसके जवाब में रुद्रांश ने केवल नीचे खड़ी भीड़ पर एक ठंडी नज़र डाली और बेरुखी से पूछा, कोई और है जो मुझे चुनौती देना चाहता है? वह ऊपर आ सकता है। मेरी बात अब भी वही है, चाहे तो सब साथ में आ जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। भीड़, अभी भी वही अकड़, अभी भी वही अहंकार। लेकिन इस बार एक भी नए छात्र की हिम्मत नहीं हुई कि वह रुद्रांश को नीची नज़र से देखे। अगर किसी के मन में जलन थी भी, तो वह केवल उसे अपने दिल में दबाए रखने तक ही सीमित थी।
उनमें से किसी के लिए भी एक मर्द की तरह सामने आकर चुनौती देना अब बिल्कुल असंभव था। ये छात्र इंटरनेट के उन कीबोर्ड योद्धाओं की तरह थे जो पर्दे के पीछे से गालियां तो दे सकते हैं, लेकिन हकीकत में सामने आने पर कछुए की तरह अपनी खाल में छिप जाते हैं। पर्दे पर शेर, हकीकत में ढेर। सत्र की शुरुआत में वे सब ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वे ही दुनिया के मालिक हों। बहुतों का कहना था कि उनकी रैंकिंग इतनी कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस चुनौती प्रतियोगिता में आधे से अधिक छात्र रुद्रांश की ओर नज़र उठाने तक से कतरा रहे थे। वे बस अपना सिर झुकाए खड़े थे ताकि रुद्रांश की नज़र उन पर न पड़ जाए। सबको इतना भीगी बिल्ली बना देख रुद्रांश ने केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, अपने हाथ जेब में डाले और अखाड़े से नीचे उतर गया। धन की वर्षा और गुरु माता की याद। इस चुनौती मूल्यांकन में वास्तव में रुद्रांश को बहुत बड़ा लाभ हुआ था। 5 प्रांतीय विजेता, साथ ही 50वें स्थान पर रहने वाला विक्रम। इसके अलावा शीर्ष 100 के बाहर के 3 अन्य छात्र भी रुद्रांश से हार चुके थे। उन सभी के अकादमिक क्रेडिट्स अब पूरी तरह से रुद्रांश के खाते में स्थानांतरित हो गए थे। एक शब्द में कहा जाए तो वह रातों रात लखपति बन गया था। अब पूरे इंद्रप्रस्थ अकादमी में कोई भी रुद्रांश के पहले स्थान पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। रुद्रांश ने अपने हृदय में एक शांति महसूस की। उसे नंदापुर के वे दिन याद आए जब वह और उसकी बहन आन्या जंगलों में जड़ी बूटियां ढूंढा करते थे ताकि कुछ सिक्के कमा सकें। उसे अपनी चाची गुरु माता किरण का वह फटा हुआ आंचल याद आया जिसे वह कभी सिलवा नहीं पाया था। अब उसके पास इतना धन था कि वह न केवल अपनी बहन को दुनिया की हर खुशी दे सकता था, बल्कि गुरु माता के लिए एक आलीशान महल भी बनवा सकता था। जल्द ही मैं घर लौटूंगा, उसने मन ही मन नव्या से कहा। कुलपतियों की योजना, विदेशी चुनौती। मुख्य मंच पर कुलपति हेमंत संतुष्टि के साथ मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि 1 के मुकाबले 4 की स्थिति में भी रुद्रांश अपनी उस नागिन के दम पर इतनी शानदार जीत हासिल करेगा। ऐसा लगता है कि इंद्रप्रस्थ अकादमी वास्तव में एक महाशक्तिशाली योद्धा तैयार करने जा रही है, हेमंत ने गर्व से कहा। 1 महीने बाद विभिन्न नस्लों और प्रजातियों के वे अहंकारी विनिमय छात्र एक्सचेंज स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे। वे भारत ड्रैगन कंट्री के सभी विश्वविद्यालयों के नए छात्रों के साथ एक मैत्रीपूर्ण मुकाबला करेंगे। उस समय हम रुद्रांश को सीधे मैदान में उतार सकते हैं। उसे उन अभिमानी विदेशी छात्रों को एक अच्छा सबक सिखाने दो। दरअसल जिसे मैत्रीपूर्ण मुकाबला कहा जाता था, वह असल में उन विदेशी प्रजातियों द्वारा भारत को अपनी ताकत दिखाने का एक जरिया था। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में मानव जाति थोड़ी कमजोर स्थिति में थी, जबकि अन्य अलौकिक प्रजातियां अधिक शक्तिशाली थीं। इसलिए संसाधनों के संघर्ष और विश्व राजनीति में मानवों का पक्ष हमेशा थोड़ा हल्का रहता था। हालांकि पिछले कुछ दशकों से युद्ध रोकने का समझौता हुआ था, लेकिन छोटे मोटे संघर्ष जारी रहते थे। अधिकार और शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका इन युवा पीढ़ियों के बीच होने वाले मुकाबले थे। पिछले कुछ वर्षों में भारत का प्रदर्शन इस क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं रहा था। कुछ साल पहले एक बहुत ही प्रतिभाशाली योद्धा हुआ करता था जिसने उन विदेशी छात्रों को धूल चटाई थी, लेकिन उसके गहन रसातल अबिस में प्रशिक्षण के लिए जाने के बाद से कोई नया नायक नहीं उभरा था। अब कुलपतियों को आशा की किरण दिखाई दी थी। इस साल रुद्रांश वह ध्वजवाहक बनने की पूरी क्षमता रखता था। क्या आपको नहीं लगता प्रकाश महाविद्यालय की कुलपति मीरा मिलन ने एक बहुत ही साहसिक विचार रखा कि इस लड़के की नागिन का जो उत्परिवर्तित रक्त है वह पौराणिक प्रलयनकारी नीलनाग वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग अजूर ड्रैगन का हो सकता है? असंभव। पशु अकादमी के कुलपति देवराज ने तुरंत सिर हिला दिया। पशु जीवों पर गहरा शोध करने वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने मीरा के अनुमान को सीधे खारिज कर दिया। प्रलयनकारी नीलनाग वह एक ब्रह्मांडीय स्तर का दिव्य जीव, कॉस्मिक लेवल डिवाइन बीस्ट है। उस स्तर के दिव्य जीव का रक्त एक मामूली हरियल नागिन में छिपा होगा। ये तो एक मजाक जैसा लगता है। यहाँ तक कि जादू अकादमी के कुलपति चंद्रकांत ने भी अपना सिर हिलाया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मीरा, कल्पना करना अच्छी बात है, लेकिन हमें वास्तविकता से नहीं भटकना चाहिए। वह नागिन शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसे ब्रह्मांडीय देवता कहना अतिशयोक्ति होगी। इंद्रप्रस्थ के बाहर की साजिश। जैसे ही रुद्रांश अकादमी के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा, अखाड़े के शोर से दूर एक सुनसान गलियारे में 2 साए आपस में बात कर रहे थे। क्या तुमने देखा? उसने उन चारों को एक साथ मसल दिया। एक भारी और ठंडी आवाज गूंजी। हाँ, वह नागिन। वह कोई साधारण जानवर नहीं है। हमें अपनी योजना बदलनी होगी। अकादमी के भीतर उस पर हाथ डालना अब सुरक्षित नहीं है। हमें उसे शहर से बाहर निकालने का इंतजार करना होगा। दूसरे साए ने अपने हाथ में एक चमकता हुआ यंत्र लिया। चिंता मत करो, मैंने पहले ही नंदापुर में अपने जासूस तैनात कर दिए हैं। उसकी कमजोरी उसकी गुरु माता और बहन है। जैसे ही उसे खबर मिलेगी कि वे खतरे में हैं, वह खुद ब खुद हमारे जाल में दौड़ता हुआ आएगा। पहली आवाज में एक क्रूर हंसी थी। शानदार रुद्रांश, तुम्हारी विजय अल्पकालिक है। जल्द ही
तुम जानोगे कि असली प्रलय क्या होती है। नया लक्ष्य, धन का उपयोग। रुद्रांश इन सब से अनजान अपने कमरे में पहुंचा। उसने अपना कार्ड निकाला और उसमें जमा हुए क्रेडिट की संख्या देखी। उसकी आंखें चमक उठीं। नव्या, अब हमें पुराने और कमज़ोर उपकरणों की ज़रूरत नहीं है। हम अकादमी के सबसे बड़े बाजार में जाएंगे और तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नागपाषाण और मेरे लिए एक नई महावज्र तलवार खरीदेंगे। नव्या ने खुशी से उसके हाथ पर एक हल्की सी चोंच मारी। रुद्रांश जानता था कि ताकत केवल स्तर लेवल बढ़ाने से नहीं आती, बल्कि संसाधनों के सही उपयोग से भी आती है। अब जब वह अमीर हो चुका था तो वह खुद को और नव्या को उस स्तर पर ले जाना चाहता था जहां कोई भी उन्हें छू न सके। क्या रुद्रांश उन विदेशी छात्रों के आने से पहले खुद को तैयार कर पाएगा? नंदापुर में उसके परिवार पर कौन सा खतरा मंडरा रहा है, और वह महावज्र तलवार उसे कितनी शक्ति प्रदान करेगी? अध्याय 96, श्रेणीबद्धता। 3 महान उपहार। जब रुद्रांश ने नवागंतुकों न्यू स्टूडेंट्स के बीच नंबर 1 के रूप में अपनी स्थिति को पूरी तरह से सुदृढ़ कर लिया तो यह मूल्यांकन भी धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ने लगा। जब पूरी चुनौती प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से संपन्न हुई तो अनगिनत परीक्षार्थियों ने अपनी रैंकिंग के अनुसार अपनी स्थिति फिर से स्थापित की। जैसा कि अपेक्षित था, रुद्रांश पूरे नवागंतुक दल के सबसे आगे खड़ा था। उसकी छाती पर वह नन्ही नागिन नव्या गर्व और जोश के साथ अपना सिर उठाए हुए थी और रुद्रांश के पीछे खड़े अन्य छात्रों को अपनी सफलता दिखा रही थी। समय समय पर वह उन पराजित विरोधियों की ओर अपनी मासूम आवाज में ची ची भी करती, जैसे उनका मजाक उड़ा रही हो। हालांकि कोई भी उस नन्ही जान की भाषा नहीं समझ सकता था, लेकिन सबको इतना तो पता था कि वह निश्चित रूप से उन पर हंस रही थी। रैंकिंग का सच, स्थिरता और यथार्थ। जैसा कि कुलपतियों ने पहले ही कहा था, शीर्ष 300 रैंकों में वास्तव में बहुत बदलाव नहीं आया। यहाँ तक कि विक्रम, जो 50वें स्थान पर पहुंच गया था, रुद्रांश के साथ उसकी लड़ाई देखने के बाद अन्य छात्रों ने उसकी कमजोरियों को भांप लिया था। परिणामस्वरूप जिन छात्रों की रैंकिंग विक्रम की वजह से नीचे गिर गई थी, उन्होंने सक्रिय रूप से उसे चुनौती दी। विक्रम कालकोठरियों डंजन्स को साफ करने में तो माहिर था, लेकिन उसका द्वंद्व पीवीपी कौशल वास्तव में काफी कमजोर था। इस स्थिति में जो छात्र मूल रूप से 50वें स्थान पर था और विक्रम की वजह से 120वें स्थान पर खिसक गया था, उसने विक्रम को हराकर अपना 50वां स्थान वापस पा लिया। इस नज़रिए से देखा जाए तो शीर्ष 300 की बुनियादी संरचना लगभग वैसी ही रही। वे लोग जो दावा कर रहे थे कि वे शीर्ष 100 में जगह बना लेंगे, अपनी बातों पर खरे नहीं उतर पाए। 1000 से अधिक लोगों में से केवल 400 से 700 रैंक के बीच कुछ फेरबदल देखे गए। जो नीचे थे वे नीचे ही रहे, जो शीर्ष पर थे वे शीर्ष पर बने रहे। इसके विपरीत मध्यम श्रेणी के छात्रों की रैंकिंग कम स्थिर थी। ये सामान्य था, यहाँ तक कि शैक्षणिक परीक्षाओं में भी सबसे बड़े बदलाव मध्यम श्रेणी के छात्रों में ही होते हैं, क्योंकि उनकी ताकत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन जो भी हो, कुलपतियों और आचार्यों के मुंह पर तमाचा मारने की उन छात्रों की इच्छा धरी की धरी रह गई। कुलपति हेमांत का उद्बोधन। तो सब लोग, क्या आप अब भी यह कहने का साहस रखते हैं कि हमारे द्वारा दी गई प्रारंभिक रैंकिंग अनुचित थी? इस समय कुलपति हेमांत मुख्य मंच पर खड़े थे। उनकी नज़रें अत्यंत राजसी और प्रभावशाली थीं। उनकी भारी आवाज़ धीरे धीरे पूरे परिसर में गूंजने लगी। अनगिनत छात्र तुरंत पूर्ण मौन में डूब गए। वे छात्र जो पहले चिल्ला रहे थे कि रैंकिंग गलत है, अब शर्म से लाल थे और कुलपति की नज़रों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इज्जत का कचरा, सचमुच इज्जत का कचरा हो गया था। उन्होंने सोचा था कि ये रैंकिंग बस अंदाजे से दी गई है, लेकिन किसे पता था कि आचार्यों ने कितनी बारीकी से हर छात्र का विश्लेषण किया था। उन्हें तो ये भी लगा था कि रुद्रांश के लिए पक्षपात किया गया है। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक सज्जन के हृदय को अपनी छोटी सोच से मापा था। इंद्रप्रस्थ अकादमी वास्तव में निष्पक्षता और न्याय का स्थान है। यहाँ केवल शक्ति ही सर्वोपरि है। आप सबकी प्रतिक्रिया देखकर मैं मान सकता हूँ कि अब किसी को इस रैंकिंग पर आपत्ति नहीं है ना? तो मैं घोषणा करता हूँ कि यह नवागंतुक महाप्रतियोगिता आधिकारिक रूप से समाप्त होती है। चाहे आप अपनी रैंकिंग से संतुष्ट हो या नहीं, ये वही स्तर है जो आपने अपनी मेहनत से हासिल किया है। बेशक, हेमांत ने स्वर बदलते हुए कहा, जो छात्र चुनौतियों में विफल होने के कारण अपने अकादमिक क्रेडिट्स खो चुके हैं, उन्हें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। क्रेडिट प्राप्त करने के कई तरीके हैं। आप स्कूल द्वारा जारी प्रशिक्षण मिशनों को पूरा कर सकते हैं, आचार्यों की सहायता कर सकते हैं, या मूल्यवान सामग्री, उपकरण और औषधियों के बदले दूसरों से क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कमाते समय अपने मुख्य विषयों की पढ़ाई को नज़रअंदाज न करें। हर सेमेस्टर के अंत में एक बड़ी परीक्षा होगी। इसके अलावा हर महीने निचली रैंकिंग वालों के पास ऊंची रैंकिंग वालों को चुनौती देने के 2 अवसर होंगे। इसलिए निराश न हों, अपमान से सीखें और बहादुर बनें। अपनी हार का बदला लें, तभी आप एक सच्चे योद्धा बन पाएंगे। कुलपति हेमांत के शब्द किसी संजीवनी की तरह थे। इसने उन हताश छात्रों के भीतर फिर से जोश भर दिया।
हार वास्तव में डरावनी नहीं होती, डरावना यह है कि आप गिरने के बाद उठने की कोशिश ही न करें। महाविद्यालयों का चयन, रससाक्षी शुरू। प्रोत्साहन के बाद कुलपति ने अंतिम चरण की घोषणा की, अब समय है महाविद्यालयों कॉलेजेस के आवंटन का। ये सुनते ही परीक्षार्थियों की आंखें चमक उठीं। अकादमी के 5 मुख्य महाविद्यालयों के अपने अपने विशिष्ट विषय थे। तारांकन युद्ध महाविद्यालय, वॉ कॉलेज, यहाँ किसी भी लड़ाकू पेशे के छात्र जा सकते हैं। यहाँ से निकले योद्धा भविष्य में मानवता की अग्रिम पंक्ति के रक्षक बनते हैं। युद्ध से युद्ध को रोकना, यही इनका मूल मंत्र है। तारांकन जादू अकादमी, मैजिक अकेडमी, ये केवल जादुई पेशेवरों के लिए है। ये स्कूल का सबसे धनी और श्रेष्ठ शिक्षकों वाला विभाग है। यहाँ के आचार्य राष्ट्र स्तरीय जादूगर हैं। तारांकन प्रकाश महाविद्यालय, लाइट कॉलेज, देश का सबसे मजबूत सपोर्ट विभाग यही है, जो केवल ढाल रक्षकों और चिकित्सकों को प्रवेश देता है। तारांकन पशु अकादमी, बीस्ट अकेडमी, पशु स्वामी, बीस्ट मास्टर्स और आह्वानकर्ता समनर्स यहाँ शामिल हो सकते हैं। तारांकन छाया महाविद्यालय, शैडो कॉलेज, ये केवल तेज तर्रार हथियारों असैसिन्स के लिए है। हर छात्र ने पहले ही सोच लिया था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन कुलपति हेमंत ने अपनी बात खत्म करने के बाद सीधे रुद्रांश की ओर देखा, जो भीड़ के सबसे आगे खड़ा था। उन्होंने एक दयालु मुस्कान के साथ कहा, रुद्रांश, मैं यहाँ युद्ध महाविद्यालय की ओर से तुम्हें निमंत्रण देने आया हूँ। जब तक तुम हमारे महाविद्यालय में अध्ययन करने के लिए तैयार हो, निमंत्रण के उपहार के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें 3 महान उपहार देने के लिए तैयार हूँ। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। पहला उपहार, एक एसएसएस श्रेणी की पशु स्वामी कौशल पुस्तक स्किल बुक। दूसरा उपहार, जब तुम 100 के स्तर पर पहुंचोगे तो तुम्हें महाकाव्य 9 सितारा एपिक 9 स्टार रक्षात्मक कवच का एक पूरा सेट उपहार में दिया जाएगा। तीसरा उपहार, यदि तुमने अभी तक अपना दूसरा पालतू जीव नहीं चुना है तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रथम श्रेणी के दिव्य जीव टियर 1 डिवाइन बीस्ट के साथ अनुबंध करने का आवेदन स्वीकृत करूंगा। प्रलोभन और रुद्रांश का चिंतन। यहाँ आता है वह विशेष उपचार जो केवल शीर्ष 10 छात्रों को मिलता है। हालांकि ये 5 महाविद्यालय बाहरी तौर पर एक हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। हर कुलपति चाहता है कि सर्वश्रेष्ठ छात्र उसके विभाग में आएं। ओह, जब छात्रों ने कुलपति हेमंत द्वारा दिए गए इन 3 उपहारों के बारे में सुना तो पूरे परिसर में कोलाहल मच गया। ये निमंत्रण किसी सपने जैसा था। यहाँ तक कि रुद्रांश भी थोड़ा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। एक एसएसएस श्रेणी की कौशल पुस्तक और 100 के स्तर पर महाकाव्य कवच का सेट, ये कोई छोटी चीजें नहीं थीं। और एक प्रथम श्रेणी का दिव्य जीव। रुद्रांश ने अपनी छाती पर बैठी नव्या को सहलाया। हेमंत कभी नहीं सोच सकते थे कि रुद्रांश के पास पालतू जीवों की कोई कमी नहीं है। उसकी 2 अद्वितीय प्रतिभाएं, रक्त पहचान तकनीक और रक्त जागरण, उसे किसी भी जीव के छिपे हुए दैवीय रक्त को देखने और उसे जगाने की शक्ति देती थीं। इसलिए जहां अन्य पशु स्वामी इस तीसरे प्रस्ताव के लिए अपनी जान दे देते, रुद्रांश के लिए यह अनिवार्य नहीं था। लेकिन पहले 2 प्रस्ताव, वे निश्चित रूप से बहुत आकर्षक थे। रुद्रांश ने अपनी गुरु माता किरण की सलाह याद की, कभी भी पहली चमकती चीज के पीछे मत भागना रुद्रांश। इंतजार करो और देखो कि बाजार में और क्या है। उसने अभी अपना मुंह खोला ही था कि रुको हेमंत, तुम अकेले ही सारा मजा नहीं लूट सकते। जादू अकादमी के कुलपति चंद्रकांत आगे बढ़े। रुद्रांश, भले ही तुम एक पशु स्वामी हो, लेकिन तुम्हारी नागिन के जादुई प्रहार अद्भुत हैं। यदि तुम जादू अकादमी में आते हो तो मैं तुम्हें हमारे पुस्तकालय के प्रतिबंधित कक्ष में प्रवेश दूंगा, जहां तुम प्राचीन जादुई रहस्यों को सीख सकते हो। अभी चंद्रकांत की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पशु अकादमी के कुलपति देवराज ने बीच में टोक दिया, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। एक पशु स्वामी पशु अकादमी के अलावा और कहाँ जाएगा? रुद्रांश, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जो ये लोग कभी नहीं दे सकते, एक प्राचीन नागकुंड ड्रैगन पूल, जहां तुम्हारी नागिन अपने रक्त को और भी तेजी से शुद्ध कर सकती है। रुद्रांश ने देखा कि बड़े बड़े कुलपति अब किसी बाजार के व्यापारियों की तरह उसके लिए लड़ रहे थे। नंदापुर की छाया, एक गुप्त खतरा। इस शोर शराबे के बीच रुद्रांश की षष्ठ इंद्रिय अचानक सक्रिय हुई। उसे ऐसा लगा जैसे दूर से कोई उसे घृणा और लालच भरी नजरों से देख रहा है। वह अखाड़े के बाहर खड़े एक साये की ओर मुड़ा, लेकिन वह साया तुरंत भीड़ में ओझल हो गया। रुद्रांश का मन अपनी बहन आन्या की ओर गया। उसे अचानक एक बेचैनी महसूस हुई, जैसे नंदापुर में कुछ ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ उसे अपना भविष्य चुनना था। उसने गहरी सांस ली और कुलपतियों की ओर देखा। महोदय, मुझे आपके प्रस्तावों पर विचार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी शक्ति थी जिसने झगड़ते हुए कुलपतियों को शांत कर दिया। नया संकल्प। रुद्रांश जानता था कि उसे केवल शक्तिशाली नहीं बनना है, बल्कि उसे इतना समर्थ होना है कि वह अपनी बहन और गुरु माता की रक्षा कर सके। ये उपहार केवल साधन थे, साध्य नहीं। वह अखाड़े से बाहर निकला। नव्या ने उसके गाल पर अपना सिर रगड़ा। रुद्रांश ने अपनी मुट्ठियां कसीं। नव्या, खेल अब शुरू हुआ है।
क्या रुद्रांश युद्ध महाविद्यालय को चुनेगा या पशु अकादमी के नागकुंड का लाभ उठाएगा? वह गुप्त दुश्मन कौन है जो साए में छिपा है? अध्याय 97, प्रतिभा की छीना झपटी। साम्राज्य आयशा का आगमन। ओह, पूरे परिसर में विस्मय की एक लहर दौड़ गई। क्या ये प्रथम स्थान पाने वाले नवागंतुक का विशेष उपचार है? कितना ईर्ष्यालु कर देने वाला दृश्य है। कुलपति हेमंत वास्तव में अपना खजाना लुटाने के लिए तैयार थे। वे एक प्रथम श्रेणी के दिव्य जीव डिवाइन बीस्ट का पालतू पशु देने तक को तैयार थे। वास्तव में यदि रुद्रांश एक पशु स्वामी न होकर एक तलवारबाज होता तो कुलपति हेमंत शायद उसे एक अद्वितीय महाखड्ग दिलाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति तक दांव पर लगा देते। अनगिनत नए छात्र न केवल आश्चर्यचकित थे बल्कि उनके मन में रुद्रांश के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया था। हे पुराने हेमंत, ये थोड़ा अनुचित है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस छोटे से बच्चे को इतनी आसानी से अपनी ओर खींच लोगे? तुम बहुत भोले हो। जादू अकादमी के कुलपति चंद्रकांत भी इसी क्षण आगे बढ़े। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और रुद्रांश की ओर देखकर मुस्कुराए। रुद्रांश, यदि तुम उच्च अध्ययन के लिए मेरी जादू अकादमी में आने को तैयार हो तो उस पहले एसएसएस श्रेणी के कौशल पुस्तक के अलावा, जिसे ये बूढ़ा दोगुना नहीं कर सकता क्योंकि वे अत्यंत दुर्लभ हैं, मैं अन्य 2 उपहारों को तुम्हारे लिए सीधे दोगुना कर दूंगा। 2 सेट महाकाव्य 9 सितारा कवच और 2 प्रथम श्रेणी के दिव्य जीव। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, धमाका। इस बार यह केवल कोलाहल नहीं था, पूरा परिसर मानो उबल पड़ा हो। सभी छात्र, जिनमें वे विजेता भी शामिल थे जिन्होंने दुनिया देखी थी, पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। जैसा कि अपेक्षित था, विधि देव अकादमी, लॉ गॉड अकादमी की उदारता वास्तव में प्रभावशाली थी। उनके पास और कुछ हो न हो, लेकिन संसाधनों का अंबार था। कहा जाता है कि देश की पूरी जादुई ऊर्जा परियोजना का अनुबंध कुलपति चंद्रकांत के पास ही है। रुद्रांश, जल्दी मान जाओ। ऐसी शानदार शर्तों के साथ कोई और कुलपति इससे बेहतर कुछ नहीं दे पाएगा। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिना सोचे तुरंत हाँ कह देता। ये छात्र रुद्रांश की ओर से हाँ कहने के लिए उतावले हो रहे थे। रुद्रांश का मौन चिंतन। हालांकि वे जो नहीं जानते थे वह ये था कि रुद्रांश वास्तव में ऐसे पुरस्कारों में बहुत अधिक रुचि नहीं रखता था। उपकरण, क्या उसके पास इनकी कमी है? बिल्कुल नहीं। जब तक नव्या उसके साथ है, वह किसी भी स्तर की कालकोठरी डंजन में जाकर अपने लिए सबसे उपयुक्त उपकरण प्राप्त कर सकता है। महाकाव्य श्रेणी तो क्या, वह भविष्य में पौराणिक मिथकल श्रेणी के उपकरण भी हासिल कर सकता है। पालतू पशु, क्या उसे इनकी जरूरत है? अन्य पशु स्वामियों को निश्चित रूप से इनकी बहुत कमी महसूस होती है, लेकिन उसे नहीं। जब तक उसके पास रक्त पहचान तकनीक और रक्त जागरण जैसे कौशल हैं, वह बाजार की गलियों में घूमते हुए भी किसी साधारण दिखने वाली नागिन में छिपे दैवीय रक्त को पहचान सकता है। यदि यह बाधा न होती कि वह अभी तक अपनी द्वितीय श्रेणी परिवर्तन सेकंड क्लास चेंज प्रक्रिया से नहीं गुजरा है, तो वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा के तुरंत बाद ही दूसरा अनुबंध कर लेता। इन सब कारणों को देखते हुए रुद्रांश के लिए उपकरण और पालतू पशु गौण थे। केवल एसएसएस श्रेणी की कौशल पुस्तक ही उसके काम की चीज थी। रुद्रांश की नज़रें उन कुलपतियों पर टिकी थीं। उसके लिए युद्ध महाविद्यालय और जादू अकादमी की शर्तें लगभग एक जैसी थीं। तुम दोनों बूढ़े आदमियों। पशु अकादमी के कुलपति देवराज ने देखा कि हेमंत और चंद्रकांत इतने उदार प्रस्ताव देकर खेल को उनके हाथ से छीन रहे हैं, तो उनका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ गया। वे इस प्रतिस्पर्धा में कैसे टिक सकते थे? रुद्रांश, तुम्हारा पशु स्वामी पेशा वास्तव में मेरी पशु अकादमी में आने के लिए ही बना है। देवराज ने दांत पीसते हुए कहा। बेशक, मेरी शर्तें युद्ध महाविद्यालय से कम नहीं होंगी। ये स्पष्ट था कि इन शर्तों को देने में कुलपति को बहुत कष्ट हो रहा था। इससे ये भी पता चलता था कि पशु अकादमी आर्थिक रूप से उतनी संपन्न नहीं थी। प्रकाश महाविद्यालय और छाया महाविद्यालय की 2 सुंदर महिला कुलपतियों ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि वे भी रुद्रांश जैसे कीमती रत्न को अपने यहाँ लाना चाहती थीं, लेकिन उनके पास देने के लिए इतनी दौलत नहीं थी। साम्राज्य आयशा का हस्तक्षेप। क्या देखने की जरूरत है? वह निश्चित रूप से जादू अकादमी ही चुनेगा। जब सबने ये देखा तो उन्हें लगा कि रुद्रांश का फैसला तय हो चुका है। रुद्रांश ने भी बोलना शुरू किया। चून की ऐसी बात है तो मैं चुनता हूं। लेकिन तभी, जरा रुको, एक स्पष्ट और मधुर चांदी की घंटी जैसी आवाज अचानक गूंजी। रुद्रांश और बाकी सभी ने अपना सिर घुमाया और उनके चेहरे पर एक अचरज भरा भाव आ गया। उन्होंने देखा कि मुख्य मंच पर बैठी वह महिला, जिसके लंबे बर्फीले नीले बाल उसकी आंखों को ढके हुए थे और जिसने सफेद कोट पहना था, अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। वह आवाज उसी की थी। रुद्रांश के लिए जो पहेली थी वह ये कि जैसे ही उन कुलपतियों, आचार्यों और छात्रों ने उस महिला को देखा, उनके चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। ऐसा लग रहा था कि उस बर्फीले बालों वाली महिला का बोलना उनके लिए सबसे बड़ा आश्चर्य था। वह कौन है? रुद्रांश ने अपने पीछे खड़े विक्रमादित्य से पूछा।
रुद्रांश की उलझन देखकर विक्रमादित्य ने भी अचंभे में कहा, तुम वास्तव में उसे नहीं जानते? रुद्रांश ने सिर हिलाया, मैं नहीं जानता। ठीक है, तुम नंदापुर जैसे छोटे स्थान से आए हो, ये सामान्य है कि तुम उसे नहीं जानते। विक्रमादित्य ने एक लंबी सांस ली। फिर उसने आगे जोड़ा, उसका नाम आयशा हिल्लिंग है। वह एक शिखर विशेषज्ञ है जिसने विश्व उपाधि वर्ल्ड टाइटल प्राप्त की है। वह एक दोहरी श्रेणी डुअल क्लास धारिका है, हिमविधि देवी और मृत्यु की देवी। तुम्हें शायद अभी भी समझ न आ रहा हो तो मैं उसकी एक विश्व उपाधि बताता हूँ। साम्राज्य आयशा एम्प्रेस, इस नाम से तो तुम परिचित होगे, है ना? ओह! जब रुद्रांश ने ये सुना तो अपने शांत और स्थिर स्वभाव के बावजूद वह एक गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। परिचित? वह इस नाम से बहुत अच्छी तरह परिचित था। तथाकथित विश्व उपाधि का मतलब कोई निकनेम नहीं होता। इसके बजाय केवल वे विशेषज्ञ जिन्होंने पौराणिक विश्व मीनार, वर्ल्ड टावर, कालकोठरी को फतह किया है, इस उपाधि को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। पूरी दुनिया में केवल मुट्ठी भर लोग ही यह गौरव हासिल कर पाए हैं। भारत के इतिहास में केवल 2 ही ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्हें विश्व उपाधि मिली है और उनमें से एक वह थी। रुद्रांश ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह महिला, जो 5 कुलपतियों के बगल में शांति से बैठी थी और जिसने शुरू से अंत तक एक शब्द भी नहीं कहा था, वास्तव में वही पौराणिक योद्धा थी। नहीं, लेकिन तुम पूछना चाहते हो कि हम इतने शांत क्यों थे, है ना? विक्रमादित्य समझ गया, वह इसलिए क्योंकि अब वह एक तरह से अपंग हो चुकी है। रुद्रांश की उलझन और बढ़ गई। उसके नाम से ही तुम जान जाओगे कि वह हमारे देश की नहीं है, बल्कि शीलिंग साम्राज्य की है। वह उस साम्राज्य की अंतिम राजकुमारी है। वह साम्राज्य 30 साल पहले तबाह हो गया था। एक प्रलयंकारी प्राकृतिक आपदा ने उस साम्राज्य को मिटा दिया। कहा जाता है कि उस आपदा में उसने अकेले ही उन भयानक राक्षसों से युद्ध किया था। जब तक अन्य देशों की कुमुक पहुंची, आपदा तो टल गई, लेकिन उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो गईं। अंत में वह हमारे देश में आ गई और दशकों से इस अकादमी में रह रही है। उसे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन आज वह अचानक खड़ी हो गई। विक्रमादित्य ने अपनी आवाज और धीमी कर ली। आयशा का प्रस्ताव। आयशा हिल्लिंग धीरे धीरे मंच के किनारे तक आए। उसकी आंखों पर गिरे बाल उसकी रहस्यमयी आभा को और बढ़ा रहे थे। उसने रुद्रांश की ओर देखा, या कम से कम ऐसा लगा कि वह उसे देख रही है। रुद्रांश, उसने फिर से पुकारा। कुलपति हेमंत ने थोड़ा झुकते हुए कहा, साम्राज्य, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? आयशा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और सीधे रुद्रांश से मुखातिब हुई, ये लोग तुम्हें जो दे रहे हैं वह कूड़ा कबाड़ है। उपकरण और पालतू पशु तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अद्वितीय नहीं। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। कुलपतियों के चेहरे लाल हो गए, लेकिन साम्राज्य आयशा के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यदि तुम मेरे शिष्य बनते हो तो मैं तुम्हें वह चीज़ दूंगी जो इस दुनिया के किसी पुस्तकालय में नहीं है, शून्य का बोध, वॉइड इनसाइट। और तुम्हारी इस नन्ही नागिन के लिए मेरे पास हिमपाषाण का वह प्राचीन स्रोत है जो इसके रक्त को 7वीं बार जागृत करने में मदद करेगा। रुद्रांश के कंधे पर बैठी नव्या अचानक सीधी हो गई। उसने साम्राज्य की ओर देखा और एक बहुत ही सम्मानित ची की आवाज निकाली। रुद्रांश दंग रह गया। नव्या कभी किसी अजनबी के प्रति इतनी संवेदनशील नहीं थी। इसका मतलब था कि यह महिला वास्तव में कुछ असाधारण थी। नंदापुर के लड़के, आयशा की आवाज में एक ठंडी मिठास थी। चुनौती केवल अखाड़े में नहीं होती, असली चुनौती सायों में छिपी होती है। क्या तुम केवल एक अमीर छात्र बनना चाहते हो, या एक ऐसा योद्धा जिसे देख काल भी कांप उठे? रुद्रांश ने अपनी मुट्ठियां कसीं। उसे अपनी बहन आन्या और गुरु माता किरण का चेहरा याद आया। उसे अपनी सुरक्षा नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए शक्ति चाहिए थी। रुद्रांश का निर्णय। कुलपति चंद्रकांत ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन साम्राज्य, आप तो वर्षों से किसी को नहीं पढ़ाती। आयशा ने केवल एक ठंडी नजर डाली और चंद्रकांत चुप हो गए। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया। साम्राज्य, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपके उन उपहारों की लालसा नहीं है, मुझे उस ज्ञान की भूख है जो मुझे अजेय बना सके। पूरा परिसर हक्का बक्का रह गया। रुद्रांश ने उन करोड़ों के उपहारों और दिव्य जीवों को ठुकरा कर एक अपंग मानी जाने वाली पूर्व साम्राज्य को चुना था। कुलपति हेमंत ने लंबी सांस ली। चूंकि रुद्रांश ने स्वयं ये चुनाव किया है तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन रुद्रांश, याद रखना, साम्राज्य का मार्ग बहुत कठिन है। एक नया मोड़ और गुप्त खतरा। जैसे ही रुद्रांश ने अपना निर्णय सुनाया, भीड़ के बीच खड़ा वह रहस्यमयी साया जिसने काला नकाब पहना था, बुरी तरह से चौंक गया। साम्राज्य आयशा, उसने उसे क्यों चुना? ये हमारी योजना में नहीं था। उसने तुरंत एक संदेश भेजा, लक्ष्य ने साम्राज्य आयशा को गुरु चुना है। नंदापुर वाली योजना को अभी स्थगित करो। आयशा का हस्तक्षेप हमारे लिए काल बन सकता है। इंतजार करो। रुद्रांश को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का तनाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वह जानता था कि यह केवल एक तूफान के पहले की शांति है।
उसने आयशा की ओर देखा, जिन्होंने उसे अपने पास आने का इशारा किया। नव्या ने रुद्रांश के गले के पास अपना सिर रगड़ा, जैसे वह भी उसके फैसले से खुश हो। क्या साम्राज्य आयशा वास्तव में अपंग हैं या उन्होंने अपनी शक्तियां छिपा रखी हैं? रुद्रांश का शून्य का बोध उसे कौन सी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? और नंदापुर में छिपे हुए दुश्मन अब कौन सी नई साजिश रचेंगे? अध्याय 98 स्वर्गिक असुर का अर्क। दिव्य जीव का सार। जब रुद्रांश और विक्रमादित्य के बीच बातचीत चल रही थी, तभी मुख्य मंच पर साम्राज्य आयशा ने खड़े होकर पूरी अकादमी के सामने अपनी शर्तें स्पष्ट कर दी थीं। दिव्य जीव के अर्क डिवाइन बीस्ट एसेंस के 2 भाग और स्वर्गिक असुर अर्क सेलेस्टियल डेविल एसेंस का 1 भाग। मेरे संरक्षण में शामिल हो जाओ। अत्यंत संक्षिप्त शब्द, लेकिन जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां उपस्थित 5 कुलपतियों और सभी दिग्गज आचार्यों के चेहरे के रंग बदल गए। उन्होंने अविश्वसनीय नजरों से साम्राज्य आयशा की ओर देखा। स्वर्गिक असुर अर्क, दिव्य जीव अर्क, ये क्या बला हैं? क्या कोई जानकार हमें बताएगा? नीचे खड़े नए छात्र देश के अलग अलग कोनों से आए थे। जो छात्र नंदापुर जैसे छोटे स्थानों से आए थे, उनके चेहरों पर इन तकनीकी शब्दों को सुनकर गहरा भ्रम छा गया। वहीं विक्रमादित्य और सिया जैसे छात्र, जो बड़े प्रांतों के संपन्न परिवारों से थे, पूरी तरह गंभीर हो गए थे। चूंकि हर प्रांत के शहरों में सूचनाओं पर कड़े प्रतिबंध होते हैं, इसलिए एक निश्चित स्तर या अनुमति के बिना उच्च स्तरीय जानकारी तक पहुंचना संभव नहीं होता। इसी कारण रुद्रांश को भी नहीं पता था कि स्वर्गिक असुर अर्क और दिव्य जीव अर्क वास्तव में क्या हैं। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और विक्रमादित्य की ओर देखा। उसकी जिज्ञासा भांपते हुए विक्रमादित्य ने तुरंत समझाना शुरू किया। रुद्रांश, दिव्य जीव अर्क, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसी औषधि है जिसे किसी दिव्य जीव डिवाइन बीस्ट के हृदय को मुख्य सामग्री बनाकर और उसमें कई दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलाकर तैयार किया जाता है। यह विशेष रूप से पालतू जीवों के लिए होता है। इसे खाने से पालतू जीवों की रक्त श्रृंखला और उनके स्तर में भारी उछाल आता है। विक्रमादित्य ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, मैंने सुना है कि साम्राज्य आयशा ने अपने चरम काल में विश्वमीनार के पास 2 ब्रह्मांडीय स्तर के दिव्य जीवों का वध किया था। तो ये 2 भाग निश्चित रूप से उन्हीं दिव्य जीवों के हृदय से निकाले गए होंगे। और वह स्वर्गिक असुर अर्क। यहाँ पहुंचकर विक्रमादित्य के चेहरे पर एक डरावनी गंभीरता छा गई। उसने भारी आवाज में कहा, ये स्वर्गिक असुर दरार से प्राप्त होता है। यह एक ऐसी दिव्य औषधि है जो केवल एक सर्वोच्च असुर सम्राट डेमन लॉर्ड के वध के बाद ही गिरती है। इसे ग्रहण करने के बाद एक योद्धा का शरीर फौलादी बन जाता है। साथ ही भविष्य में जब भी तुम स्तर लेवल बढ़ाओगे, तुम्हें अन्य योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक विशेषता अंक एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, साम्राज्य आयशा का देश 30 साल पहले एक प्रलयनकारी आपदा में नष्ट हो गया था। वह आपदा और कुछ नहीं बल्कि आसमान को चीरती हुई एक स्वर्गिक असुर दरार थी, जहां से 10 असुर सम्राट एक साथ उतरे थे। साम्राज्य का इस अर्क का स्वामी होना एक बात सिद्ध करता है। उस समय उन्होंने 10 सम्राटों से लड़ते हुए उनमें से कम एक को मार गिराया था। जैसा कि अपेक्षित था, एक शीर्ष परिवार के वारिस होने के नाते विक्रमादित्य का ज्ञान अद्भुत था। ओह, जब विक्रमादित्य रुद्रांश को ये सब समझा रहा था, तो आसपास के नए छात्र भी चुपचाप सुन रहे थे। जैसे ही व्याख्या खत्म हुई, चारों ओर ईर्ष्या और शोर का सैलाब उमड़ पड़ा। बाप रे, ये तो असुर सम्राट, वह तो असुर जाति की सर्वोच्च युद्ध शक्ति है। रुद्रांश कितना भाग्यशाली है। अब छात्रों के बीच का माहौल पूरी तरह से अस्थिर हो गया था। इस पुरस्कार को अब केवल उदार कहना छोटा शब्द होगा। ये तो कल्पना से परे था। यही कारण था कि कुलपतियों के चेहरे उतर गए थे। जादू अकादमी के कुलपति चंद्रकांत, जो खुद को बहुत अमीर समझते थे, उनका मुंह भी गुस्से और हताशा में फड़क रहा था। ये लड़की, चंद्रकांत ने मन ही मन सोचा, वह वास्तव में एक भारी कीमत चुकाने को तैयार है। केवल रुद्रांश को अपना छात्र बनाने के लिए वह अपना सर्वस्व दांव पर लगा रही है। रुद्रांश की स्थिति अब ऐसी थी कि बड़े परिवारों के वारिस भी उसे लालच भरी नजरों से देख रहे थे। रुद्रांश, तुम्हारा उत्तर क्या है? साम्राज्य आयशा ने रुद्रांश की ओर देखा। उसके लंबे बाल उसकी आंखों को ढके हुए थे, जिससे उसका पूरा चेहरा देख पाना असंभव था। लेकिन उसके चेहरे की बनावट, कोमल होंठ और सुराहीदार नाक ये बताने के लिए काफी थे कि वह अद्भुत सुंदरी थी। रुद्रांश, जो अब सबका केंद्र बन चुका था, जानता था कि अब उसे अपना फैसला सुनाना होगा। उसने अपनी मुट्ठियां कसी, नव्या को सहलाया और स्पष्ट स्वर में कहा, मैं चुनता हूं, आचार्य आयशा। सत्य तो ये था कि साम्राज्य आयशा किसी विशेष महाविद्यालय में काम नहीं करती थी, वे स्वयं में एक संस्थान थीं। समारोह का समापन और विदाई। रुद्रांश द्वारा साम्राज्य को अपना गुरु चुनने के बाद शेष छात्रों ने भी अपने अपने महाविद्यालयों का चयन शुरू किया। शीर्ष 10 छात्रों को व्यक्तिगत निमंत्रण मिले, जबकि अन्य को अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करना पड़ा। ताकत की इस दुनिया में जिसके पास शक्ति थी, उसे विशेष सम्मान मिलता था। ये रुद्रांश की अद्वितीय शक्ति का ही परिणाम था कि आज पूरी अकादमी उसके सामने नतमस्तक थी।
आधे घंटे बाद महाविद्यालय आवंटन का भव्य समारोह आधिकारिक रूप से संपन्न हुआ। कुलपति हेमंत ने विदाई भाषण दिया और छात्रों को कल से विधिवत कक्षाएं शुरू करने का निर्देश दिया। मध्यम श्रेणी के छात्रों को अपने छात्रावास बदलने पड़े, लेकिन रुद्रांश और विक्रमादित्य जैसे शीर्ष छात्रों के लिए सब कुछ पहले से ही बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित था। रुद्रांश, मेरे साथ आओ। आयशा ने रुद्रांश की ओर देखा और तुरंत पलटकर चल दी। रुद्रांश बिना किसी सवाल के उनके पीछे पीछे चल पड़ा। एक खुले स्थान पर पहुंचकर आयशा ने सहजता से अपना हाथ उठाया। भिनभिनाहट, बज़, उनके पैरों के नीचे तुरंत एक स्थानिक परिवहन चक्र, स्पेशल टेलीपोर्टेशन अरे प्रकट हुआ। ये देखकर रुद्रांश की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। बिना शस्त्र के जादू जोड़, बिना मंत्र के प्रहार, ये दो पौराणिक जादुई प्रतिभाएं थीं। यह आपको किसी भी हथियार के बिना और मंत्र पढ़े बिना तुरंत जादुई कौशल का उपयोग करने की अनुमति देती हैं। अगले ही क्षण सर्र, रुद्रांश और साम्राज्य आयशा की आकृतियां हवा में विलीन हो गई। रुद्रांश को महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई है और वह भारहीनता का अनुभव कर रहा है। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने पाया कि वह अकादमी के मैदान से हटकर एक अत्यंत भव्य और आलीशान महल के भीतर खड़ा था। छत से भव्य जादुई प्रकाश जुड़नार लटके हुए थे और गुंबद पर एक विशाल जादुई चक्र अंकित था जिससे निरंतर ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यहाँ खड़े रहकर ही रुद्रांश महसूस कर सकता था कि जादुई शक्ति पूरे महल की नसों में बह रही है। यह मेरा निवास स्थान है और यह यहाँ का परिवहन पट, टेलीपोर्टेशन जेट है। जब तक तुम भारत की सीमा के भीतर हो, तुम इसे तोड़कर तुरंत यहाँ आ सकते हो। आयशा ने अपने सफ़ेद कोट की जेब से एक मरकत हरा पट निकाला और रुद्रांश को थमा दिया। अपने इकलौते छात्र के प्रति आयशा ने बहुत बड़ा अधिकार और विश्वास दिखाया था। सामान्य तौर पर 5 कुलपतियों को भी यहाँ आने के लिए पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। अब रुद्रांश जब चाहे यहाँ आ सकता था। ये कहकर आयशा बगल के एक कक्ष की ओर बढ़ गईं। वह उनका निजी खजाना, ट्रेजरी था। रुद्रांश को यहाँ लाना वास्तव में उनका वादा पूरा करने के लिए था। खजाने का रहस्य और नंदापुर का साया। रुद्रांश महल की भव्यता देख ही रहा था कि नव्या उसके कंधे पर अचानक सतर्क हो गई। उसने अपनी गर्दन उठाई और महल के एक अंधेरे कोने की ओर देखने लगी। क्या हुआ नव्या? रुद्रांश ने फुसफुसाते हुए पूछा। महल के उस कोने में एक प्राचीन चित्र लगा था जिसमें एक विशाल हरे नाग को दिखाया गया था जिसके सिर पर बिजली के मुकुट जैसा कुछ था। नव्या उस चित्र को देखकर व्याकुल हो रही थी। तभी आयशा वापस लौटी। उनके हाथों में 2 चमकती हुई शीशियां और एक काला डिब्बा था। ये रहा तुम्हारा पुरस्कार। उन्होंने शीशियां रुद्रांश की ओर बढ़ाईं। लेकिन इसे ग्रहण करने से पहले तुम्हें एक बात जाननी होगी। ये अर्क केवल शक्ति नहीं देते, ये तुम्हारी आत्मा की परीक्षा भी लेते हैं। यदि तुम्हारी इच्छाशक्ति कमजोर पड़ी तो स्वर्गिक असुर का अर्क तुम्हें एक राक्षस बना देगा। रुद्रांश ने उन शीशियों को देखा। उसे नंदापुर की याद आई जहां उसकी गुरु माता किरण उसे मिट्टी में कुश्ती लड़ना सिखाती थीं। उसे अपनी बहन आन्या की हंसी याद आई। मेरी इच्छाशक्ति कभी कमजोर नहीं होगी आचार्य, रुद्रांश ने दृढ़ता से कहा। मुझे अपनी रक्षा नहीं करनी, मुझे उन लोगों की रक्षा करनी है जो मेरे पीछे खड़े हैं। आयशा के होंठों पर एक बहुत ही हल्की मुस्कान आई। देखते हैं, कल सुबह तुम्हारी पहली शिक्षा शुरू होगी। आज रात इन औषधियों को ग्रहण करो और अपने शरीर को उस परिवर्तन के लिए तैयार करो जो तुम्हें एक साधारण मनुष्य से एक महान योद्धा बना देगा। अंधेरे का गहराना। उसी रात जब रुद्रांश महल के एक शांत कक्ष में ध्यान लगा रहा था, नंदापुर के घने जंगलों में कुछ हलचल हुई। काले नकाबपोशों का एक समूह रुद्रांश के पुराने घर के पास इकट्ठा हुआ। क्या गुरु माता किरण भीतर हैं? एक ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, और वह लड़की आन्या भी वहीं है। रुद्रांश अब अकादमी में सुरक्षित है, लेकिन उसका परिवार यहाँ लाचार है। सरदार का आदेश है, इन्हें उठा लो। रुद्रांश को घुटनों पर लाने का यही एकमात्र रास्ता है। जैसे ही वे साए घर की ओर बढ़े, अचानक जंगल की हवा रुक गई। एक ठंडी, बर्फीली हवा चलने लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी साम्राज्य आयशा के पास महसूस होती थी। साए रुक गए। उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय रात के सन्नाटे के। क्या रुद्रांश स्वर्गिक असुर के अर्क को पचा पाएगा? क्या नंदापुर में छिपे हुए दुश्मन उसके परिवार तक पहुंच पाएंगे? और साम्राज्य आयशा का नंदापुर के उस घर से क्या संबंध है? अध्याय 99, खजाने का भंडार। चकित कर देने वाले कीर्तिमान। महल के किनारे वाले गलियारे के अंत में एक विशाल और भारी दरवाजा खड़ा था जिसकी ऊंचाई कम से कम 10 मीटर थी। यह आचार्य आयशा का वह गुप्त खजाना था जहां उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई और युद्ध की निशानियां सहेज कर रखी थीं। आचार्य आयशा रुद्रांश को लेकर उस दरवाजे तक पहुंची और उन्होंने अपने कोमल हाथ से हवा में एक संकेत किया। कड़क, एक के ऊपर एक चढ़े हुए जादुई घेरे मैजिक एरेज चकाचौंध रोशनी के साथ जल उठे। वे किसी घड़ी के भीतर लगे गिये की तरह आपस में जुड़ने और घूमने लगे। अंत में दरवाजे से एक धीमी सी आवाज आई और वह धीरे धीरे दोनों ओर खुल गया। मेरे पीछे आओ।
आयशा बिना पीछे मुड़े भीतर चली गईं और रुद्रांश भी उनके पीछे हो लिया। टप टप उनके कदमों की आवाज़ उस विशाल खजाने के भीतर गूंज रही थी। रुद्रांश ने जैसे ही अपना सिर उठाया, उसके चेहरे पर एक बार फिर गहरा सदमा छा गया। उसके सामने जो था वह कोई साधारण तिजोरी नहीं, बल्कि एक अत्यंत भव्य और विशाल संग्रहालय जैसा था। यहाँ स्फटिक क्रिस्टल के बने शानदार अलमारियों और शोकेस के भीतर ऐसी दुर्लभ चीजें रखी थीं जिनसे निकलने वाली ऊर्जा हवा में कंपन पैदा कर रही थी। हथियार, दुर्लभ धातुएं, प्राचीन वस्तुएं, दिव्य फल, जादुई घास, औषधियां, कवच, वहां सब कुछ मौजूद था, और वह भी अपनी सर्वोत्तम श्रेणी में। उदाहरण के लिए, रुद्रांश के सबसे करीब जो हथियार रखा था वह एक महाकाव्य श्रेणी 6 सितारा एपिक ग्रेड 6 स्टार मरकत तलवार थी, और ये दरवाजे के सबसे पास रखी थी, जिसका अर्थ था कि इस पूरे खजाने में ये तलवार सबसे मामूली चीज मानी जाती थी। आखिर सबसे कीमती चीजें तो निश्चित रूप से और गहराई में रखी गई होंगी। इसे देखकर रुद्रांश सोचने पर मजबूर हो गया, क्या इस तलवार को आचार्य ने केवल इसलिए यहाँ रखा था क्योंकि ये दिखने में सुंदर थी? इन हथियारों और औषधियों के अलावा वहाँ बड़े बड़े कांच के बक्से थे जिनमें दैत्य जैसे दिखने वाले जीवों की हड्डियों के अवशेष रखे थे, जिनसे अभी भी एक भयानक और हिंसक आभा निकल रही थी। रुद्रांश की बाहों में बैठी नव्या ने अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला और कौतूहल भरी नजरों से उन हड्डियों को देखने लगी। नव्या ने उन हड्डियों से दिव्य जीव, डिवाइन बीस्ट स्तर की ऊर्जा महसूस की। दूसरे शब्दों में, ये हड्डियां आचार्य आयशा के गौरवशाली अतीत और उनकी जीत की गवाह थीं। इस क्षण रुद्रांश को अंततः अपनी आचार्य की वास्तविक शक्ति का थोड़ा सा अंदाजा हुआ। शक्तिशाली, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। यहाँ प्रदर्शित हर वस्तु रुद्रांश को बता रही थी कि साम्राज्य आयशा का स्तर क्या था। कहा जाता था कि आचार्य अभी केवल 50 वर्ष की थीं। इस बदली हुई दुनिया ट्रांसफर वर्ल्ड में औसत जीवन काल अब केवल 100 वर्ष नहीं रह गया था। स्तर 20 का एक योद्धा भी यदि वह राक्षसों द्वारा न मारा जाए तो कम से कम 200 वर्षों तक जीवित रह सकता था। आज के समय में जादू और तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी थी कि 50 वर्ष की आयु में भी लोग जादुई औषधियों के माध्यम से अपनी युवावस्था बनाए रख सकते थे। बेशक आचार्य आयशा औषधियों के कारण जवान नहीं दिखती थीं। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उनका शरीर स्वयं विकसित होता रहता था, जिससे वे हमेशा युवा और शक्तिशाली बनी रहती थीं। यदि किसी योद्धा का शारीरिक गठन, फजीक गुण बहुत ऊंचा हो तो उसके अंग, त्वचा और रक्त हमेशा अपने चरम पर रहते हैं। जहां सामान्य लोग औषधियों का सहारा लेते हैं, वहीं महाबली योद्धा अपनी शक्ति एट्रिब्यूट्स के दम पर युवा रहते हैं। कुलपति हेमंत और चंद्रकांत का वृद्ध दिखना केवल एक बाहरी दिखावा था, वास्तव में उनके शरीर किसी युवक से भी अधिक स्वस्थ थे। आचार्य आयशा ने 50 वर्ष से भी कम आयु में विश्व उपाधि प्राप्त कर ली थी, जो उनकी प्रतिभा की डरावनी सीमा को दर्शाता था। स्वर्गिक असुर और दिव्य जीव का अर्क। रुद्रांश अभी इन भावनाओं में खोया ही था कि आचार्य उसे खजाने के सबसे भीतरी भाग में ले गईं, जहां एक छोटा सा अलग कमरा था। उस कमरे में केवल 2 अलमारियां थीं। उन अलमारियों पर 3 प्राचीन प्याले रखे थे। प्यालों के भीतर अलग अलग रंगों के तरल पदार्थ भरे थे। वे प्याले बहुत पुराने लग रहे थे और उन पर बारीक जादुई नक्काशी थी जो लगातार झिलमिला रही थी। ये स्पष्ट था कि वे साधारण बर्तन नहीं थे, वे भीतर मौजूद प्रचंड ऊर्जा को दबाकर रखने का काम कर रहे थे। आचार्य के परिचय देने से पहले ही रुद्रांश जान गया था कि ये वही पौराणिक स्वर्गिक असुर अर्क और दिव्य जीव अर्क हैं। बाईं ओर की अलमारी में केवल एक प्याला था। उसके भीतर का तरल पदार्थ गहरा लाल था, बिल्कुल ताज़ा खून की तरह, जिससे एक भयानक ऊर्जा स्पंदित हो रही थी। दाईं ओर की अलमारी में 2 प्याले थे जिनका रंग गहरा नीला था, जैसे साफ आसमान के नीचे का समुद्र हो। उनमें से एक राजसी दबाव प्रेशर निकल रहा था जो अलमारी के बाहर भी महसूस किया जा सकता था। ची, नव्या की आंखें पूरी तरह चमक उठी थीं। वह उन नीले प्यालों को देखकर अपना मुंह चलाने लगी। वह उन दिव्य जीवों के सार की भूखी थी। आचार्य आयशा ने नव्या की ओर एक नज़र डाली और फिर दाईं ओर की अलमारी की सुरक्षा ढाल हटा दी। दहाड़, जैसे ही सुरक्षा घेरा हटा, एक दिव्य ऊर्जा का सैलाब बाहर निकला। उन 2 प्यालों से 2 अत्यंत शक्तिशाली दिव्य जीवों की परछायां फैंटम्स उभरी और पूरे खजाने में उनके दिल दहला देने वाली दहाड़ गूंजने लगी। चुप रहो, आचार्य ने केवल एक ठंडी झिड़की दी, लेकिन उस एक झिड़की का असर ऐसा था कि उन तरल पदार्थों के भीतर मौजूद दिव्य जीवों की चेतना थर-थर कांपने लगी और वे कराहते हुए वापस प्याले के भीतर सिमट गए। उनकी फिर से सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। रुद्रांश दंग रह गया। मरे हुए दिव्य जीवों की आत्माओं को केवल एक शब्द से डरा देना। आयशा ने उनमें से एक प्याला निकाला और रुद्रांश की ओर बढ़ाया। ये दिव्य जीव अर्क इस नन्ही जान को पिला दो। दूसरा प्याला तुम्हारे दूसरे पालतू जीव के लिए होगा, क्योंकि इस अर्क का प्रभाव केवल एक बार ही काम करता है, बार बार लेने से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होता। आचार्य ने शांत स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह ... धन्यवाद आचार्य। रुद्रांश ने प्याला लेते हुए अपना सिर झुकाया। तुम्हारे भारत की परंपरा के अनुसार अब से मुझे आचार्य आयशा कहना।
आयशा ने रुद्रांश की ओर देखा। उनके नीले बाल अभी भी आंखों को ढके हुए थे, लेकिन उनकी आवाज में एक गुरु जैसी गंभीरता थी। जी आचार्य, रुद्रांश ने पूरी श्रद्धा से उत्तर दिया। जी। नव्या ने भी शिष्टता से उस महाबली महिला का आभार व्यक्त किया। फिर उस नन्ही नागिन ने बिना समय गवाए प्याले का सारा तरल पदार्थ एक ही घूंट में गटक लिया। भिनभिनाहट, बज़। जैसे ही वह अर्क नव्या के पेट में पहुंचा, उसका नन्हा शरीर एक चकाचौंध रोशनी से जगमगा उठा। उसी समय कड़क, नव्या के शरीर से नीली बिजलियां फूटने लगीं। स्पष्ट था कि दिव्य जीव अर्क के प्रभाव में नव्या की रक्त शक्ति ब्लडलाइन पूरी तरह और गहराई से सक्रिय हो रही थी। पास में खड़ी आचार्य आयशा ने ये सब देखा और अचानक धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे इस पालतू जीव का उत्परिवर्तन प्रलयनकारी नीलनाग, वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग अजूर ड्रैगन के रक्त की ओर हो रहा है? रुद्रांश का रूपांतरण और गुरु माता की सीख। रुद्रांश अपनी आचार्य के सवाल पर चकित रह गया। उसने अभी तक नव्या के असली रूप के बारे में किसी को नहीं बताया था, लेकिन आयशा जैसी अनुभवी योद्धा से कुछ भी छिपाना कठिन था। आचार्य, मैंने भी यही महसूस किया है। इसके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो समय के साथ और भी विशाल होती जा रही है, रुद्रांश ने सावधानी से उत्तर दिया। आयशा ने कोई और प्रश्न नहीं किया। उन्होंने अब बाईं ओर की अलमारी से वह गहरा लाल प्याला स्वर्गिक असुर अर्क निकाला। रुद्रांश, अब तुम्हारी बारी है। दिव्य जीव का अर्क तो वरदान है, लेकिन यह असुर अर्क एक अभिशाप भी बन सकता है। इसे ग्रहण करने के बाद तुम्हारा शरीर टूटेगा, तुम्हारी हड्डियां नए सिरे से जुड़ेंगी और तुम्हारा रक्त उबलेगा। तुम्हें वह दर्द सहना होगा जो किसी नर्क की प्रताड़ना से कम नहीं है। रुद्रांश ने प्याले को हाथ में लिया। उसे नंदापुर के वे दिन याद आए जब वह जंगलों में अकेला भटकता था। उसे अपनी चाची गुरुमाता किरण की याद आई। गुरुमाता अक्सर कहती थी, रुद्रांश, असली योद्धा वह नहीं जो कभी न गिरे, बल्कि वह है जिसके गिरने पर सारा ब्रह्मांड कांप उठे। शक्ति के लिए पीड़ा का मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। उसने अपनी बहन आन्या की मासूम मुस्कान के बारे में सोचा। यदि वह शक्तिशाली नहीं बना तो उन नकाबपोश सायों से उनकी रक्षा कौन करेगा? उसने अपना सिर उठाया। मैं तैयार हूँ आचार्य। रुद्रांश ने उस गहरे लाल तरल को एक ही बार में पी लिया। पल भर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर धमाका। रुद्रांश की नसों में जैसे खौलता हुआ लावा दौड़ने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छू एक साथ उसके हृदय को डंक मार रहे हों। उसका चेहरा तमतमा उठा और उसकी आंखों का रंग गहरा लाल होने लगा। वह दर्द से चीख पड़ा और घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। यह उसके भीतर की अशुद्धियों के जलने का संकेत था। हड्डियां चटकने की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। आयशा ने उसे सहारा नहीं दिया। वे बस दूर खड़ी देखती रहीं। लड़ो रुद्रांश, अपनी चेतना को उस असुर शक्ति को अपने अधीन करने के लिए मजबूर करो। यदि तुम हार गए तो तुम अपना आपा खो दोगे। नंदापुर का संग्राम, किरण की वीरता। उसी समय हजारों मील दूर नंदापुर के उस पुराने घर में रात का सन्नाटा चीख पुकार में बदल चुका था। वे काले नकाबपोश साए घर की दीवारों को फांदकर भीतर घुस चुके थे। उनके हाथों में चमकते हुए खंजर थे। जल्दी करो, उस लड़की आन्या को पकड़ो, उनके सरदार ने फुसफुसाते हुए आदेश दिया। जैसे ही वे आन्या के कमरे की ओर बढ़े, एक साया उनके रास्ते में ढाल बनकर खड़ा हो गया। वह गुरु माता किरण थीं। उनके हाथ में एक साधारण सी लकड़ी की लाठी थी, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक थी जो किसी शेरनी के क्रोध जैसी थी। मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उनकी आवाज़ में वह अधिकार था जिसने हमलावरों को एक पल के लिए ठिठकने पर मजबूर कर दिया। बुढ़िया, रास्ते से हट जा, हमें बस वह लड़की चाहिए। एक हमलावर गुर्राया और उन पर झपटा। किरण ने केवल अपनी लाठी घुमाई। खटाक, हवा में एक ऐसी गूंज हुई जैसे कोई भारी गदा चली हो। हमलावर 10 फीट पीछे जाकर दीवार से टकराया। किरण कोई साधारण महिला नहीं थी। वे रुद्रांश के पहले गुरु की पत्नी थीं और स्वयं भी पुराने समय की एक कुशल योद्धा रह चुकी थीं। भले ही उनका स्तर अब कम हो गया था, लेकिन उनकी तकनीक अभी भी घातक थी। आन्या, खिड़की से बाहर निकलो और घने जंगल की ओर भागो। रुद्रांश को संदेश भेजो, उन्होंने पीछे मुड़े बिना चिल्लाकर कहा। आन्या, जो डर से कांप रही थी, उसने अपनी हिम्मत जुटाई। लेकिन चाची, आप जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगी। किरण ने एक साथ 3 हमलावरों को अपनी लाठी से रोका। जंगल की साए में छिपे हुए उस सरदार ने ये सब देखा। ये औरत तो मुश्किल साबित हो रही है। छाया तकनीक का उपयोग करो, हमें देरी नहीं चाहिए। अचानक घर के चारों ओर का अंधेरा जैसे जीवित हो उठा और उसने किरण को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया। अकादमी में हलचल। इंद्रप्रस्थ अकादमी के भीतर रुद्रांश का रूपांतरण अपने चरम पर था। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि पूरे महल का जादुई सुरक्षा घेरा थरथराने लगा। तभी रुद्रांश को एक मानसिक खिंचाव महसूस हुआ। उसे नव्या के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने रक्त के माध्यम से आन्या के डर का एहसास हुआ। आन्या, उसने दर्द के बीच फुसफुसाया। उसके भीतर का असुर अर्क इस क्रोध और चिंता से और भी हिंसक हो गया।
रुद्रांश की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। आयशा की भौहें तन गईं। संयम रखो रुद्रांश, यदि तुम इस समय विचलित हुए तो यह अर्क तुम्हारे शरीर को फाड़ देगा। रुद्रांश ने दांत पीसे। उसकी इच्छाशक्ति और नंदापुर से आती उस पुकार के बीच एक युद्ध शुरू हो गया था। अध्याय 100 सिद्धि प्राप्ति। पूर्ण रूपांतरण। जी आचार्य। अपनी आचार्य के सामने, जो स्वयं में एक शिखर योद्धा थी, रुद्रांश ने कुछ भी न छिपाने का निर्णय लिया। बेशक वर्तमान में आचार्य आयशा अपनी पूर्ण शक्ति के स्तर पर नहीं थीं। उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा की आभा अभी केवल 100 के स्तर लेवल 100 के आसपास महसूस हो रही थी। यही कारण था कि दुनिया की नज़रों में साम्राज्य आयशा एक अपंग बन चुकी थी। 100 का स्तर, जो सामान्य लोगों के लिए पहुंच से बाहर का सपना होता है, साम्राज्य की पिछली शक्ति की तुलना में वास्तव में बहुत कम था। इंद्रप्रस्थ अकादमी के शीर्ष प्रतिभावान छात्रों के लिए 100 का स्तर और चतुर्थ श्रेणी परिवर्तन, फोर्थ ट्रांसफर, तो बस उनकी यात्रा का आधिकारिक शुरुआती बिंदु होता है। ये नंदापुर जैसे छोटे स्थानों के योद्धाओं जैसा नहीं था, जहां लोग अपना पूरा जीवन केवल 50 या 60 के स्तर तक पहुंचने में ही बिता देते हैं। इसके अलावा आचार्य आयशा के लिए नव्या की रक्त श्रेणी का अनुमान लगाना बहुत स्वाभाविक था। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से ब्रह्मांडीय स्तर के दिव्य जीवों का संहार किया था। हालांकि वे यह नहीं जानती थीं कि प्रलयनकारी नीलनाग की अंतिम शक्ति केवल ब्रह्मांडीय स्तर तक सीमित नहीं थी। वह तो बस एक शुरुआत थी। रुद्रांश का उत्तर पाकर आयशा बहुत अधिक चकित नहीं हुई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, इस नन्ही जान को वापस उसके पालतू जीव स्थान बीस्ट पेट स्पेस में भेज दो ताकि वह दिव्य जीव अर्क की शक्ति को धीरे धीरे पचा सके। आखिरकार यह एक ब्रह्मांडीय दिव्य जीव के हृदय से निकाला गया सार है। इसे पूरी तरह अवशोषित करने में इस नन्ही नागिन को थोड़ा समय लगेगा। रुद्रांश ने सहमति में सिर हिलाया और नव्या को वापस भेज दिया। नव्या ने जाते जाते रुद्रांश के हाथ पर अपना सिर रगड़ा, जैसे कह रही हो कि वह जल्द ही और शक्तिशाली होकर लौटेगी। दिव्य जीव अर्क का दूसरा प्याला अपने पास सुरक्षित रखो, आयशा ने आगे कहा। और इस दूसरी अलमारी में जो है वह है स्वर्गिक असुर अर्क। आचार्य आयशा धीरे से झुकी और स्फटिक की अलमारी से वह प्याला निकाला। उनके इस सहज आंदोलन ने उनकी गरिमा और शालीनता को दर्शाया। हालांकि रुद्रांश का पूरा ध्यान उस गहरे लाल तरल पदार्थ पर था जो उस प्याले में खौल रहा था। यह एक दिव्य श्रेणी की औषधि है जिसे मैंने स्वयं एक असुर सम्राट डेमन लॉर्ड के हृदय और विभिन्न उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार किया है। इसे ग्रहण करने के बाद न केवल तुम्हारा शारीरिक गठन फिजिक अद्भुत रूप से सुधरेगा, बल्कि भविष्य में जब भी तुम अपना स्तर बढ़ाओगे, तुम्हें पर्याप्त विशेषता अंक एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। एक पशु स्वामी बीस्ट मास्टर के 4 आयामी गुण स्वाभाविक रूप से अन्य योद्धा श्रेणियों की तुलना में कम होते हैं। इसके माध्यम से तुम इस कमी को पूरा कर सकोगे और अपनी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति में भारी सुधार देखोगे। आचार्य ने ये सब बहुत कोमलता से समझाया। वे इस नए छात्र पर इतनी मेहरबान क्यों थीं? क्या केवल इसलिए कि उसने एक दिव्य जीव के साथ अनुबंध किया था? नहीं, उन्होंने उसे अपना इकलौता शिष्य केवल रुद्रांश के अविश्वसनीय युद्ध कौशल और उसकी आंखों में छिपी अधिक इच्छाशक्ति के कारण बनाया था। दुनिया में ऐसे कई पशु स्वामी थे जिनके पास दिव्य जीव थे। यदि आयशा केवल घोषणा कर देती कि उन्हें एक दिव्य जीव वाले शिष्य की तलाश है, तो योद्धाओं का हुजूम उमड़ पड़ता। अंततः रुद्रांश के भीतर छिपे एक विजेता के तेज ने ही उन्हें प्रभावित किया था। आचार्य आयशा, क्या आप स्वयं इसे ग्रहण नहीं करती? रुद्रांश ने जिज्ञासावश पूछा। आयशा ने हल्के से कहा, मैंने इसे पिया है और मैंने इसके 2 भाग पिए हैं। ये सिद्ध हो चुका है कि इसे बार बार पीने से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होता। रुद्रांश, हे भगवान, 2 भाग! इसका मतलब था कि उसकी आचार्य ने केवल एक नहीं, बल्कि कुल 3 असुर सम्राटों का वध किया था। एक अर्क बनाने के लिए और 2 स्वयं पीने के लिए। ठीक है, अब तुम एक स्वर्गिक असुर अर्क पी सकते हो। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। इसकी औषधीय शक्ति अत्यंत प्रचंड है। एक सामान्य शरीर इस उमड़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर पाता, इसलिए यह पूरी तरह तुम्हारी सहनशक्ति पर निर्भर करता है। बेशक मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे पास खड़ी रहूंगी, इसलिए जोखिम बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वे मुनि और रुद्रांश को खजाने के बाहर एक विश्राम कक्ष में ले गईं। रूपांतरण की अग्नि, रुद्रांश की परीक्षा। विश्राम कक्ष में सोफे पर बैठते ही रुद्रांश ने अपने सामने रखे उस गहरे लाल तरल को देखा, जो ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर कोई प्रेत छिपा हो। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे एक ही घूंट में गटक लिया। गट-गट, वह तरल रुद्रांश के पेट में उतर गया। अगले ही पल, रुद्रांश की भौहें अचानक तन गईं और उसके मुंह से एक कराह निकली। उसके पेट से बाहर की ओर एक अत्यंत तीव्र और जलती हुई पीड़ा फैलने लगी। रुद्रांश की इच्छाशक्ति बहुत प्रबल थी, लेकिन इस ऐसी पीड़ा के सामने जैसे किसी ने उसका हृदय निकाल लिया हो, उसका चेहरा काला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस अर्क की शक्ति इतनी भयानक होगी।
पास में खड़ी आचार्य आयशा ने अपने सफ़ेद कोट की आस्तीन से अपना कोमल हाथ निकाला और कांपते हुए रुद्रांश के कंधे पर रखा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह एक महत्वपूर्ण चरण है। असुर अर्क की शक्ति तुम्हारे शरीर के हर कोने में फैल जाएगी और तुम्हारे पूरे गठन को बदल देगी। तुम्हें बेहोश नहीं होना है और न ही अपने शरीर को नींद की स्थिति में जाने देना है, अन्यथा यह अर्क व्यर्थ हो जाएगा। सत्य तो यह था कि यदि रुद्रांश ने यह अर्क 70 के स्तर पर पहुंचने के बाद पिया होता तो उसे इतना दर्द नहीं होता। लेकिन ऐसी औषधियां जितनी जल्दी ली जाएं उतना ही अधिक लाभ देती हैं, क्योंकि भविष्य के हर स्तर पर मिलने वाले अंक बढ़ जाते हैं। तभी आयशा की अर्धचंद्राकार भौहें आश्चर्य से तन गईं। उन्होंने अपना हाथ रुद्रांश की कलाई पर रखा ताकि वे अपनी हिम शक्ति आइस मैजिक के माध्यम से उसके शरीर की जलन को कम कर सकें। लेकिन वे अचानक ठिठक गईं, क्योंकि रुद्रांश, जो अभी दर्द से छटपटा रहा था और सोफे पर लौट रहा था, उसने अचानक हिलना बंद कर दिया। उसका पूरा शरीर पूरी तरह शांत और शिथिल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी शक्ति को अवशोषित कर लिया हो। इतनी जल्दी ये गति देखकर आचार्य आयशा का चेहरा भी विस्मय से भर गया। जब उन्होंने यह अर्क लिया था तब वे 200 के स्तर से ऊपर थीं, इसलिए उन्होंने इसे आसानी से पचा लिया था। लेकिन उन्होंने 100 के स्तर वाले बड़े बड़े दिग्गजों को यह अर्क लेने के बाद आधे आधे घंटे तक दर्द से चीखते और जमीन पर रेंगते देखा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका ये युवा शिष्य इतनी जल्दी इस प्रचंड शक्ति को आत्मसात कर लेगा। और उसकी चमकती हुई त्वचा को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह अवशोषण पूरी तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन था। इसी समय रुद्रांश ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर अब पीड़ा का कोई निशान नहीं था। उसकी चेतना अब सागर की तरह शांत थी। जैसे ही वह उठकर बैठा, उसे अपनी कलाई पर एक ठंडी छुअन महसूस हुई। नीचे देखने पर उसने पाया कि उसकी आचार्य ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। आयशा ने शांति से अपना हाथ पीछे खींच लिया, 3 सेकंड तक मौन रही और फिर पूछा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? रुद्रांश ने अपनी मुट्ठी कसी। उसे स्पष्ट रूप से अनुभव हो रहा था कि उसका शरीर पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और हल्का हो गया था। उसने अपनी आंतरिक स्थिति एट्रिब्यूट्स की जांच की और वह दंग रह गया। 4 आयामी गुण, शक्ति 30,000, शारीरिक गठन 30,000, बुद्धिमत्ता 30,000, चपलता 30,000। यह 18,000 से सीधे 30,000 पर पहुंच गया था। वाह! स्वर्गिक असुर अर्क का प्रभाव वास्तव में कल्पना से परे है। नंदापुर का संग्राम, किरण और आन्या। रुद्रांश अभी अपनी नई शक्ति का अनुभव कर ही रहा था कि हजारों मील दूर नंदापुर के घर में स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। गुरु माता किरण ने 3 हमलावरों को धूल चटा दी थी, लेकिन छाया तकनीक का उपयोग करने वाले नए दुश्मन दीवारों से सायों की तरह निकल रहे थे। चाची, संभल कर! आन्या खिड़की के पास से चिल्लाए। एक नकाबपोश साया किरण के पीछे से प्रकट हुआ और उसने एक काला खंजर उनकी पीठ की ओर चलाया। किरण ने फुर्ती से मुड़कर अपनी लाठी से प्रहार को रोका, लेकिन वह साया फिर से धुएं में बदल गया। ये लोग सामान्य डाकू नहीं हैं, किरण ने हाँफते हुए सोचा। ये किसी बड़े गिरोह के पेशेवर हत्यारे हैं। तभी हमलावरों के सरदार ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ग्रेविटी फील्ड निर्मित कर दिया। किरण के पैर अचानक भारी हो गए और वे घुटनों के बल गिर पड़ीं। उनकी लाठी उनके हाथ से छूट गई। पकड़ो उस लड़की को, सरदार ने आदेश दिया। 2 हमलावरों ने आन्या को खिड़की से बाहर खींच लिया। आन्या रोने लगी और रुद्रांश का नाम पुकारने लगी, छोड़ो मुझे, भैया, भैया बचाओ। किरण ने जमीन पर हाथ पटकते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना अधिक था कि उनकी हड्डियां चटकने लगीं। आन्या, उनकी आवाज में बेबसी थी। हमलावर आन्या को लेकर जंगल के अंधेरे में ओझल होने ही वाले थे कि अचानक आन्या के गले में लटका हुआ वह रक्षा कवच, एम्यूलेट, जो रुद्रांश ने उसे अकादमी जाने से पहले दिया था, अचानक नीली रोशनी से धधक उठा। अकादमी में रुद्रांश का क्रोध। विश्राम कक्ष में रुद्रांश के शरीर से एक ठंडी और घातक आभा निकलने लगी। आन्या! रुद्रांश की आवाज किसी ठिठुरती हुई बर्फीली हवा जैसी थी। उसने आचार्य की ओर देखा। आचार्य, मेरे घर पर हमला हुआ है। मेरी बहन खतरे में है। आयशा ने रुद्रांश की आंखों में देखा। उन आंखों में अब केवल छात्र की विनम्रता नहीं थी, बल्कि एक असुर सम्राट जैसा क्रोध और एक रक्षक की दृढ़ता थी। जाओ, आयशा ने संक्षेप में कहा। तुम्हारे पास परिवहन पट है, लेकिन याद रखना, अब तुम्हारी शक्ति 30,000 है। अपनी सीमाओं को पहचानो, वरना तुम नंदापुर को भी राख कर दोगे। रुद्रांश ने एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी जेब से वह मरकत हरा पट निकाला और उसे अपने हाथ में मसल दिया। तड़ तड़ तड़, एक विशाल जादुई ऊर्जा ने रुद्रांश को घेरा और एक क्षण के भीतर वह महल से गायब हो गया। नंदापुर, प्रलय का आगमन। नंदापुर के जंगल में आन्या को ले जा रहे हमलावर अचानक रुक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे जंगल का तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर गया है। आन्या का रक्षा कवच अब इतनी तेज रोशनी दे रहा था कि हमलावरों की आंखें चुंधिया गई थीं। तभी
आसमान से एक बिजली कड़की, लेकिन वह पीली नहीं बल्कि गहरे नीले और काले रंग की थी, स्वर्ग एक असुर और प्रलयनकारी नाग की मिश्रित शक्ति। धम। जंगल के बीचों बीच एक गड्ढा बन गया और उस धूल के गुबार से एक आकृति बाहर निकली। रुद्रांश वहां खड़ा था, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चारों ओर काली बिजलियां नाच रही थीं। भैया! आन्या खुशी और डर के मारे चिल्लाए। हमलावरों के सरदार ने अपना खंजर निकाला। तो तुम आ गए, रुद्रांश। हमने यही सोचा था। रुद्रांश ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने केवल अपना हाथ आगे बढ़ाया। 30,000 के शक्ति गुण के साथ उसने हवा को मुट्ठी में भींचा। कड़क। आन्या को पकड़ने वाले दोनों हमलावरों के शरीर हवा के दबाव से वहीं पिचक गए। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। सरदार की आंखें फटी की फटी रह गई। ये संभव नहीं है। तुम अभी अभी प्रथम श्रेणी के योद्धा बने हो। ये शक्ति कहाँ से आए? रुद्रांश ने एक धीमा कदम आगे बढ़ाया। तुमने मेरी बहन को छुआ, अब तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। क्या रुद्रांश अपनी नई शक्ति पर नियंत्रण रख पाएगा?